स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello everyone, a very good evening to all of you. And good evening everyone. कैसे हैं सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सुमित, अनिरुद्ध, संगीता, ईशा, शाश्वत, देवाब्रता, आस्था, मुस्कान, दान्या, ईशा, कुशाल, प्रियांजलि, दुर्गेश, ज्योति, एवरीवन। ठीक है, मस्त रहने, मस्त ही होना चाहिए। राइट, सो कल का पीडीएफ मिल गया था सभी को? डिड यू गाइस रिसीव द पीडीएफ यस्टरडे? मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दिया था, दैट इज द CS लाइव ग्रुप। तो पोर्टल पर जो लोग एक्सेस करते हैं, जो लोग पोर्टल से पीडीएफ को एक्सेस करते हैं, वो जरा मुझे बताना है कि आपको बाय व्हाट टाइम यू वर एबल टू रिसीव द पीडीएफ। आपको अपने पोर्टल्स पर पीडीएफ कितनी देर में मिल गया था? कल ही मिल गया था या इट टुक अ व्हाइल एंड यू वर एबल टू गेट दैट टुडे इन द आफ्टरनून 2 PM? देखो कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है ये। राइट, तो अगर मैं आपको भेज सकता हूँ टाइमली, तो मैंने टीम को भी टाइमली भेज दिया, पर देखो ये कैसे लोग हैं, पोर्टल पर टाइमली अपलोड नहीं करते, है ना। बहुत ज्यादा गलत बात है ये, इनको शर्म आनी चाहिए। चलिए, खैर क्या ही कर सकते हैं, हमारे हाथ में या हमारे कंट्रोल में जितनी चीजें हैं, हम उनको बेस्ट पॉसिबल तरीके से आपके साथ डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है जी, तो आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बनाए फिर किसी ने नोट्स? ठीक है, तो कल ना भावना ने आई थिंक सवाल पूछा था कि जो नोट्स बनाने, क्या जो स्लाइड्स है वो एज इट इज हम नोट्स उसके बनाएं, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड कॉपी करें। ठीक है, तो एक पॉइंट आज प्रूफ हम करेंगे। प्रूफ क्या करना, बेसिकली देयर इज नथिंग टू प्रूव, एक पॉइंट क्लैरिफाई आपको किया जाएगा, ठीक है, नोट्स के कॉन्टेक्स्ट में। राइट, तो आप सब, आई एम वेरी श्योर कि आप में से ज्यादातर लोग जो हैं उन्होंने स्टडी IQ की मॉडर्न हिस्ट्री की किताब भी जरूर सब्सक्राइब कर रखी होगी। जब आपने कोर्स में एनरोल करना था तो आपने किताब के लिए भी ऑर्डर दिया होगा, और आई एम श्योर कि थोड़ा बहुत आप किताब से भी पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं। कुछ मैं अपने हैंड नोट्स आपको दिखाऊंगा और उसको देखते हुए आप देखिएगा कि आप कैसे नोट्स बेसिकली बनाने थे, एंड PPT जो है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और वहां से अगर हमें नोट्स बनाने हैं तो कैसे हम बना सकते हैं। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है? स्टार्ट करें सेशन को, शैल वी प्रोसीड? एक बार कमेंट में बता दो, मुझे क्लैरिफाई कर दो, ऑडियो एंड वीडियो शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सेशन। एक बार आपकी तरफ से हुक्म आ जाए ऑडियो वीडियो क्लियर का। ठीक है, क्लियर है, प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ऑल क्लियर, चलो प्रोसीड करते हैं। अब इसमें ऐसा है दोस्तों कि आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है फ्रीडम स्ट्रगल ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को भी लगे हाथ थोड़ी बहुत ये भी चीजें समझ लेते हैं, क्योंकि कवर तो सो कॉल्ड हिस्ट्री के बेसिक्स में वर्ल्ड वॉर भी या वर्ल्ड हिस्ट्री भी इंक्लूड होती है। ठीक है, जिनके लिए हमें बहुत बड़ा एहसान हम पर किया गया कि हमें 9 दिन दिए गए। ठीक है, बट इन एनी वेज हमें ये मौका मिला है कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को रेफर कर सकें, तो आज उसको देखते हैं। ठीक है, अब इसमें ऐसा है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तो तब भी हमारा नेशनल स्ट्रगल चला था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर भी चला था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन वॉर टू पार्टी टू द वॉर बन गया था और अपनी कॉलोनीज का, पर्टिकुलरली इंडिया, इसका सपोर्ट चाहता था। राइट, कि यहाँ पर ज्यादा हल्ला ना हो, मूवमेंट्स वगैरह ना चले, राइट, थोड़ा लोग ज्यादा टैक्स पे करें, राइट, एंड जो बिजनेसमैन हैं वो इंडस्ट्रीज को सेटअप करके जो हमारे सोल्जर्स को वॉर फ्रंट के ऊपर जो भी आर्म्स, एमिनेशन और इक्विपमेंट चाहिए वो प्रोवाइड होते रहे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत सी चीजों के ऊपर राशन लगना शुरू हो गया था, यानी कि जैसे फूड सप्लाईज होता है तो सोल्जर्स तक फूड पहुंचता रहे। राइट, तो आम जनता के लिए जो फूड था वो थोड़ा सा कम होना स्टार्ट हो गया, एंड दैट इज व्हाई अगेन इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री हमें फैमिन दोबारा देखने को मिला। ठीक है, अब वॉर के टाइम पर वॉर बेसिकली शुरू कैसे हुई एंड ये वर्ल्ड वॉर था क्या, पहले उसको देख लेते हैं, फिर हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में हमने क्या किया हम फिर उसको देखते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा है कि वॉर जो है ना वो यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज में आपस में कई सारे फैक्टर्स चल रहे थे जिसके कारण वॉर हुई थी। पर्टिकुलरली इस वॉर के पीछे के अगर मैं आपको कारण बताऊं, ठीक है, द मेन रीजंस बिहाइंड द वॉर, तो इसके पीछे
द फर्स्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन वाज मिलिटरिज्म। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे हुआ, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे स्टार्ट हुई? द फर्स्ट रीजन वाज मिलिटरिज्म। ठीक है, पहला पॉइंट, रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के चलते हर देश नई तरह की बंदूक डेवलप कर रहा है। ब्रिटेन नई तरह की सबमरीन्स एंड जहाज, जो समुद्री जहाज होते हैं, क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड दे कैन इनिशिएट एन ऑफेंसिव अटैक, उसको बनाने में अपनी एक बहुत अहम भूमिका भी निभा रहा है और एक अहम योगदान भी देता जा रहा है, राइट। और एक आर्म्स रेस सभी कंट्रीज में शुरू हो गई है, क्योंकि पिछली सेंचुरी जो थी 1900s वाली सेंचुरी कौन सी है? इट इज 20th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में इनमें से बहुत से कंट्रीज आपस में उलझे थे, तो इन्हें पता है कि अगर अपने आप को थोड़ा डिफेंडेड रखना है, थोड़ा रोबस्ट रखना है, तो हमें हमारी रेजिलियंस और मिलिट्री कैपेसिटीज के ऊपर काम करना होगा। एंड दैट इज व्हाई ऑल ऑफ देम दे वर ऑल बिल्डिंग अप देयर आर्म्स एंड एमिनेशन। ठीक है, और जब आर्म्स एंड एमिनेशन, मान लो अगर हम बहुत सारा आर्म्स, असला बारूद इकट्ठा करना शुरू हो जाए, तो पाकिस्तान इनसिक्योर होना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली पाकिस्तान का हमें कहीं से पता लगे कि वैसे तो आईएमएफ का कर्जा चढ़ा हुआ है इसके ऊपर, लेकिन आर्म्स एंड एमिनेशन पागलों की तरह बनाना शुरू कर रहे हैं, राइट। तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी एक तरीके से बहुत ज्यादा एकदम से एक्टिवेट हो जाएंगी, जहां पर क्या है, हमें ऑब्वियसली इन पर शक होगा कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई ना शुरू कर दे, राइट। तो मिलिटरिज्म वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेजर क्रिटिकल फैक्टर, राइट। सेकंड था, एक कॉबवेब ऑफ अलायंसेस हमें देखने को मिलती हैं यूरोप में। ठीक है, देयर वाज अ कॉबवेब ऑफ अलायंसेस जिसकी शुरुआत 19th सेंचुरी में ही हो गई थी, और इसी अलायंस की वजह से वॉर जो थी वो शायद लोकलाइज्ड होती, लेकिन एकदम से फट गई। ठीक है, एस्केलेट होकर एकदम से पूरी दुनिया को इसने अपनी चपेट में ले लिया। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले यहां पर बात की जाएगी 1882 की ट्रिपल अलायंस की। बोर्ड पर नजर आ रहा है आपको ट्रिपल अलायंस? एवरीवन प्लीज टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको क्लियरली नजर आ रहा है। ठीक है, नजर आ रहा है, राइट। सो 1882 की ट्रिपल अलायंस जो है ये हमें देखने को मिलती है। 1882 में ट्रिपल अलायंस में क्या था? 3 कंट्रीज इन्वॉल्व थे। कौन कौन से? जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर एंड इटली, राइट। इनकी अगर रिलेटिव लोकेशन में आपको दिखाऊं तो लगभग कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, यहां पर जर्मनी है, दिस इज ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, दिस इज ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था ये। ठीक है, टर्की वाज ऑटोमन एम्पायर, राइट। एंड यहां पर इटली, राइट। तो इसमें जो ट्रिपल अलायंस थी, ठीक है, दिस ट्रिपल अलायंस वाज बिटवीन जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर एंड इटली। ठीक है, इटली, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और जर्मनी के बीच में थी। यहां पर ऑटोमन एम्पायर आप याद रखिएगा कि वैसे तो ये इन पावर्स को ज्वाइन करता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, लेकिन ट्रिपल अलायंस का पार्ट नहीं है। 1882 में इस ट्रिपल अलायंस का मतलब ये था कि इनमें आपस में संधि थी कि अगर कोई दूसरी पावर हमें अटैक करती है तो बाकी 2 पावर्स हमें प्रोटेक्ट करने आएगी। ठीक है, तो आपस में ये अलायंस इन्होंने बना ली। इसी तरह की सिमिलर अलायंस 1904 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में भी बन गई। हम सभी को पता है कि ब्रिटेन और फ्रांस जो है ये मिडीवल टाइम से ही आर्च एनिमीज हुआ करते थे यूरोप में। लेकिन जब कॉमन एनिमी नजर आना स्टार्ट हो जाए, कॉमन एनिमी क्या इनको दिख रहा था कि प्रूशिया जो अल्टीमेटली यूनिफाई होके जर्मनी बन गया। ठीक है, अर्लियर देयर यूज्ड टू बी किंगडम ऑफ प्रूशिया। प्रूशिया में जर्मन यूनिफिकेशन होती है, जर्मन नेशनलिज्म होता है और एक नया कंट्री जर्मनी बन जाता है, जिसका नेशनलिज्म का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट और फीलिंग है कि वो रैपिडली खुद को इंडस्ट्रियली एडवांस करता जा रहा है। ब्रिटेन भी इस डेवलपमेंट से बहुत ज्यादा चिंतित है और फ्रांस तो उससे भी ज्यादा चिंतित है। इसके पीछे रीजन ये है कि करीब करीब अराउंड मतलब 19th सेंचुरी में फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक युद्ध हुआ था। ठीक है, ये अपनी बाउंड्रीज शेयर करते थे, जहां पर फ्रांस का एक रीजन हुआ करता था एल्सेस लोरेन नाम का। ये एल्सेस लोरेन जो था, दिस वाज अ रिसोर्स रिच रीजन, और टेरिटरी तो टेरिटरी है। ठीक है, हम देखो कश्मीर की 1 इंच, एक धूल का एक तिनका तक पाकिस्तान को नहीं देना चाहते, तो इस युद्ध में फ्रांस क्यों ही अपनी ये टेरिटरी को जर्मनी को देना चाहेगा। लेकिन हुआ ये कि फ्रांस को बहुत ही एक ह्यूमिलिएटिंग डिफीट झेलनी पड़ी, जिसकी वजह से क्या है कि एल्सेस लोरेन जो है वो जर्मनी की टेरिटरी का पार्ट बन गया। फ्रांस इस एल्सेस लोरेन को वापस चाहता था, जर्मनी इसके ऊपर कंट्रोल रिटेन करके रहना चाहता था। यूके और फ्रांस की आपस में बनती नहीं थी, लेकिन जर्मनी की नियर बाय एक दूसरे कंट्री की
रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड एडवांसमेंट, रैपिड मिलिटराइजेशन एंड ओवरऑल जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे आपको पता लगेगा कि प्रूशिया में ना लड़कपन थोड़ा ज्यादा था। क्या आप लोग लड़कपन का मतलब समझते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लड़कपन? गुड इवनिंग आयुष। ठीक है, लड़कपन का मतलब मालूम है आपको क्या होता है? लड़ाकू, थोड़ा सा लड़ने वाला। ठीक है, एग्रेशन थोड़ी ज्यादा दिखाता था। आज की डेट में किसी एक कंट्री की कोई एग्जांपल दे सकता है जो थोड़ा सिमिलर टेंडेंसीज दिखाने की कोशिश करता है? कैन एनीवन नेम एनी कंट्री? ठीक है, दोस्तों एक बार ऑडियो वीडियो जरा मुझे बता दो, क्लियरली आ रहा है ना आपको? हाँ, चाइना इज अ वेरी परफेक्ट एग्जांपल। ठीक है, रशिया भी है, चाइना भी है। ठीक है, रशिया चाइना बोथ। ऑडियो वीडियो सही है ना? ऑडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है? भाविन द क्वेश्चन इज लड़कपन की कोई एग्जांपल, लड़ाकू कंट्री जो एग्रेशन दिखाता है, तो चाइना, रशिया। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, राइट? तो यहां पर जर्मनी अपना काफी ज्यादा एग्रेशन दिखाया करता था। ठीक है, इस एग्रेशन की वजह से यूक्रेन, फ्रांस इनसिक्योर हो गए और इन्होंने कहा कि यार देख ऐसा है, हम तो आपस में फिर भी जैसे तैसे ट्रीटी साइन करके आपस में रेजोल्यूशन करवा लेते हैं, लेकिन ये जर्मनी ऐसा कंट्री है, ये ट्रीटी में विश्वास नहीं रखेगा, ये इसने हमें खदेड़ने पे आया तो हमें पूरी तरह से ही एक्वायर कर लेगा। सो कॉन्सिक्वेंटली एक कॉमन एनिमी होने के चलते फ्रांस और ब्रिटेन इनमें आपस में इन्होंने समझौता किया। इन्होंने कहा कि अपने जो म्यूचुअल डिफरेंसेस हैं उनको साइड पे रखते हुए लेट अस ट्राई टू सेट अप कॉर्डियल रिलेशंस। ठीक है, और उसमें वैसे भी आपको एक बात पता होनी चाहिए कि इंटरनेशनल रिलेशंस और जियोपॉलिटिक्स में there is no permanent enemies and no permanent friends. What is permanent is national interest. और सिचुएशन के हिसाब से नेशनल इंटरेस्ट इस बात में था कि ब्रिटेन और फ्रांस आपस में एक कॉर्डियल रिलेशन सेटअप करें और मुसीबत आने पर एक दूसरे की सहायता करें। सो कॉन्सिक्वेंटली 1904 में फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन में क्या हुआ? एंटांत कॉर्डियल। ठीक है, ये फ्रेंच वर्ड है फॉर द ट्रीटी ऑफ कॉर्डियल रिलेशनशिप। ठीक है, एंटांत कॉर्डियल, ये ब्रिटेन प्लस फ्रांस ब्रांस बन गया था। फ्रांस और ब्रिटेन में, इन दोनों में ये कॉर्डियल रिलेशनशिप सेटअप हुआ था। ठीक है, इसी के साथ 1907 में ट्रिपल एंटेंट, ठीक है, रशिया ने भी इसी कॉर्डियल रिलेशन को ज्वाइन कर लिया। रशिया ने कहा कि मैं भी आपका समर्थन देने को तैयार हूं, क्योंकि रशिया को भी ईस्टर्न साइड में जो सेंट्रल पावर्स थी उनसे खतरा था। ठीक है, तो ये इन्होंने एक साथ एक ट्रिपल एंटेंट, अगेन सिमिलर टू ट्रिपल अलायंस, इन्होंने ट्रिपल एंटेंट 1907 में सेटअप कर दिया। ठीक है, तो अब आप क्लियरली यहां पर देख सकते हैं कि जो यूरोप है वो ब्रॉडली दो गुटों में डिवाइड हो गया। ठीक है, एक तरफ है जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और इटली, दूसरी तरफ क्या है? फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, राइट? इसी के साथ साथ एक और यहां पर सिचुएशन पैदा हो रही थी, कई सारे कंट्रीज जो थे, ठीक है, देयर वर मेनी कंट्रीज जो ऑटोमन एम्पायर से अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रहे थे। ठीक है, ये जो पॉइंट्स है ना, ये मैंने आपको बता दिए हैं कि वेस्ट यूरोप में क्या है, फ्रांस को एल्सेस लोरेन का पार्ट वापस चाहिए था, जर्मनी अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना चाहता था, ग्रेट ब्रिटेन अपनी मॉडर्नाइजेशन ऑफ नेवी के ऊपर काम करता जा रहा था, राइट? और बैल्कन स्टेट्स में क्या सिचुएशन थी? बैल्कन स्टेट्स यानी कि ईस्टर्न यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप की साइड देयर वाज एन एंशिएंट एम्पायर, या मिडिवल टाइम्स में ऑटोमन एम्पायर का राइज हुआ था। ठीक है, सबको पता है ऑटोमन एम्पायर क्या है? टर्की जो है ना, दिस इज रेजिडुअल ऑफ द अर्स्टवाइल ऑटोमन एम्पायर ओनली। ठीक है, जो मॉडर्न डे टर्की है, यहां पर मिडिवल टाइम्स में ऑटोमन एम्पायर एग्जिस्ट किया करता था। ठीक है, अब ये ऑटोमन एम्पायर जो टर्की आज रह गया है, ऑटोमन एम्पायर का जो एरिया था वो इससे थोड़ा एक्सपैंडेड था। ठीक है, जिसकी वजह से कई सारे बाल्कन्स में जो कंट्रीज हैं, जैसे कि रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया। ठीक है, टर्की देखो आज की डेट में टर्की यहां पर है। ठीक है, और पहले ऑटोमन एम्पायर इधर इतना काफी ज्यादा एक्सपैंडेड था, लेकिन रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, रोमानिया ने 1881 में, बुल्गारिया ने 1908 में और अल्बानिया ने 1912 में, राइट? और ऑटोमन एम्पायर को इस वजह से, क्योंकि इसके किसी ना किसी प्रोविंस में बगावत हो जाती थी, रेवोल्यूशन हो जाते थे और वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह इमर्ज हो जाता था, इस वजह से ऑटोमन एम्पायर को क्या कहा जाता था? कमेंट्स में बता सकता है कोई मुझे? यस कुशाग्र, ऑटोमन एम्पायर वाज वे बिगर। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हर इनका प्रोविंस ऐसे टूटता था, इंडिपेंडेंस घोषित करता था और इनका प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी। ठीक है, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर को लगातार ये चीजें, सिचुएशन झेलनी पड़ती थी, कोई ना कोई प्रोविंस बगावत करता जा रहा है, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता जा रहा है। इट वाज कॉल्ड एज वेरी गुड आर्यन, एक्सीलेंट। आर्यन देव पटेल बिल्कुल सही जवाब है।
ठीक है, बाकी चलो कोई बात नहीं। इस वजह से ऑटोमन एम्पायर को कहा जाता था सिक मैन ऑफ यूरोप। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर वाज कॉल्ड एज सिक मैन ऑफ यूरोप। ठीक है, यहां पर मैं आप ही के लिए लिख देते हैं, ऑटोमन एम्पायर कॉल्ड एज सिक मैन ऑफ यूरोप। बहुत से लोग, मुझे पता है, गूगल करना शुरू हो गए हैं। ठीक है, बट ये टिप्स पे होनी चाहिए चीजें। ठीक है, अब ये यहां पर सिचुएशन चल रही है। अब बल्गारिया, अल्बानिया, रोमानिया, ठीक है, इनकी जो एग्जाम्पल्स हैं नेशनलिज्म की, कैसे इंडिपेंडेंट कंट्री ये बने, तो इससे क्या हुआ, इससे बाकी देशों में भी और बाकी एम्पायर के जो कुछ टेरिटरीज हैं, ठीक है, उनमें भी और ज्यादा प्रोत्साहन पैदा हो रहा है। ठीक है, मतलब दे आर गेटिंग मोटिवेटेड टू डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। ठीक है, किसी भी, जैसे ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर भी काफी बड़ा एम्पायर था और इसमें भी बहुत डाइवर्स नेशनैलिटीज के लोग मौजूद थे। हमेशा याद रखना, कंट्री और नेशन ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। कंट्री जो है वो लार्जली आपको बताता है ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज का दायरा, एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन जो नेशन है, ठीक है, वो नेशन जो है वो कल्चरल एस्पेक्ट बताता है आपको रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर पीस ऑफ टेरिटरी। देयर मे बी वन कंट्री बट विद इन दैट वन कंट्री देयर माइट बी डिफरेंट नेशनैलिटीज। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक टेरिटरी है, एक कंट्री है, राइट। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर में देयर इज अ कंट्री, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर इज अ कंट्री, वहां पर उसका एक प्रोविंस है। लेट अस हाइपोथेटिकली कॉल दैट प्रोविंस सर्बिया, अज्यूमिंगली। सर्बिया में जो पॉपुलेशन है वो रशियन भाषा ज्यादा बोलती है। उनकी हिस्ट्री और रशिया के लोगों की हिस्ट्री आपस में काफी ज्यादा कॉमन है। ठीक है, आपस में काफी ज्यादा कॉमन है, उनके स्ट्रगल्स कॉमन है, उनका बैकग्राउंड काफी कॉमन है। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जो है उसकी हिस्ट्री अलग है, वहां पर एलिटिज्म थोड़ा ज्यादा है, संघर्ष उनका अलग रहा और सर्ब नेशनलिस्ट को या सर्बियंस को एक अलग लेवल का संघर्ष झेलना पड़ा। तो कॉन्सिक्वेंटली, अगर ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मान लो सर्बिया ऑस्ट्रिया से ऐसा कुछ नहीं है, तो वहां पर भी नेशनलिज्म की एक वेव पैदा होगी, जहां पर वो चाहेंगे कि हम अलग होना चाहते हैं इस बड़े एम्पायर से, ताकि अपनी नियति का फैसला हम खुद कर सकें। ठीक है, तो इससे क्या है कि नेशनलिज्म, इसकी एक वेव चलना स्टार्ट हो गई, राइट। अब जब ऐसे प्रोविंस में नेशनलिज्म की एक वेव चलती थी, तो जो मेन बड़े वाला कंट्री था, ठीक है, वो अपनी ट्रूप्स की मोबिलाइजेशन के लिए और अपने लोगों का समर्थन अपने फेवर में लेने के लिए भी उनके नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को जगाएगा। जगाएगा कि नहीं जगाएगा, बताओ। इसकी थोड़ी और अच्छी एग्जांपल, बहुत खतरनाक एग्जांपल हो सकती है। ठीक है, कैसे? भारत की एग्जांपल लेते हैं, वेरी डाइवर्स कंट्री, लेकिन भारत का एक बड़ा एसेंशियल फीचर है हमारी सोसाइटी का, भारत की अनेकता में एकता, भारत की विशेषता है ना। लेकिन मान लीजिए चाइना कुछ कॉन्स्पिरेसी करना स्टार्ट कर जाए, ठीक है, और अरुणाचल, असम, नागालैंड, यहाँ के लोगों को वो बताना शुरू कर दे कि कल्चरली आप तो बहुत डिफरेंट हो, आप तो हमारे तरह हो, राइट। तो आप भारत के साथ क्यों कनेक्टेड हो, और एक अजीब सी अलग सी वेव ऑफ नेशनलिज्म वहां पर पैदा होनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है, और इंसर्जेंसी उससे स्टार्ट हो जाए। इंसर्जेंसी इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ टेररिज्म। अब उस टेररिज्म को काउंटर करने के लिए एंड टू कीप इंडियाज यूनिटी इंटैक्ट, भारत की आर्म्ड फोर्सेस को मोबिलाइज करना पड़ सकता है। और हमारे उस आर्म्ड एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए हम जनता को कैसे कन्विंस करेंगे, नेशनलिज्म के इमोशन को स्टर करके। कुछ गलत काम मैंने, ठीक है, अगेन दिस इज अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कर रहा हूं। भगवान कभी ना करे कि ऐसी सिचुएशन पैदा हो, ठीक है, बट दैट इज ट्रू, ऐसा होने के अच्छे खासे चांसेस हैं। ठीक है, तो उस इसमें ऐसे में क्या होता है कि नेशनलिज्म हर जगह फिर बहुत ज्यादा, ठीक है, इसकी एक वेव चलनी स्टार्ट हो जाती है, राइट। सो एवरी कंट्री, ठीक है, फ्रांस फ्रांस फ्रेंच फ्रांस, ये सब करता जा रहा है, फ्रांसी जो उनकी भाषा है, ठीक है। जर्मनी का आपको पता ही है, जर्मनी में वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर भी हिटलर ने जर्मन नेशनलिज्म को काफी स्टर किया था। उनकी जो स्पीच होती है, और जो उनकी लैंग्वेज होती है उस तरह से, ठीक है, कभी सुनना उनकी स्पीच, ठीक है, इसी तरह का होता है, वो नाक से बोलते थे थोड़ा सा, ठीक है। मे बी जर्मन नेशनलिज्म इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, छवि क्या हो गया, नो, अच्छा, ओके, ठीक है, मैंने कुछ गलत बोला, नो सर, ठीक है, थैंक यू सो मच, राइट। तो उसमें फिर क्या है कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट हर जगह, पूरे यूरोप में, ठीक है, पूरे यूरोप में जगाना पड़ता है,
ठीक है, तो हाइपर नेशनलिज्म, ये नेशनलिज्म कब हाइपर नेशनलिज्म में ट्रांसलेट हो जाता है वो फिर पता नहीं लगता। ठीक है, अब हर कंट्री में जब हाइपर नेशनलिज्म होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, आप इंडिया की जरा एग्जांपल लो। ठीक है, हम भारत में सब लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रांत होने के बावजूद भी हमारा बहुत कॉमन शेयर्ड बैकग्राउंड है, शेयर्ड कल्चरल हिस्ट्री है हमारी। चाहे हमारी भाषाएं थोड़ी अलग हो, खाने पीने की चीजें थोड़ी अलग हो, लेकिन कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के चलते, कॉमन शेयर्ड हिस्ट्री के चलते वी आर अ नेशन, वन नेशन इंक्लूडिंग कश्मीर। ठीक है, किसने बोला? अनिरुद्ध आत्री। नहीं, आई डोंट एग्री विद यू। ठीक है, कश्मीर की सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट एंड क्वाइट कॉम्प्लेक्स, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि अगर ऐसा हो कि हमारी स्टेट्स जो हैं, ठीक है, पंजाबीज का अपना हाइपर नेशनलिज्म चल रहा है, गुजरातीज का अपना हाइपर नेशनलिज्म चल रहा है, तमिलनाडु ये सोचे कि भाई साउदर्न स्टेट हम यहाँ पर टैक्सेस देते हैं, हैदराबाद अपना कुछ सोच रहा है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राइट, तो उस केस में क्या है, डिसइंटीग्रेशन के चांसेस होते हैं, आपस में लड़ सकती हैं स्टेट्स। ठीक है, नाउ अगेन कानों को हाथ लगाते हुए कि अगर ऐसा कभी सिचुएशन ऐसी पैदा ना हो, यूरोप में पर ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई। ठीक है, और इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो है ना, ये हम यूरोप की तरह ही है वैसे तो डाइवर्सिटी में, बट मच मोर एडहेसिव एंड इंटैक्ट। ठीक है, लेकिन यूरोप में ये सब इंटैक्टनेस जो थी वो कम होती जा रही थी ड्यू टू दिस हाइपर नेशनलिज्म। ठीक है, हमारे यहाँ पर इस चीज को रीजनलिज्म कह दिया जाता है कि अपने रीजन के साथ बहुत ज्यादा एसोसिएटेड रहना। ठीक है जी, तो यहां पर इस नेशनलिज्म की वजह से यूरोप में सिचुएशन वॉलेटाइल हो जाएगी, हाँ या ना? ठीक है, फ्रांस को एल्सेस लोरेन चाहिए, जर्मनी को रिटेंशन चाहिए, ब्रिटेन जो है वो अपनी आर्मी नेवी को बढ़ाना चाहता है। ठीक है, और नेशनलिज्म हर जगह इसका डंका बज रहा है पूरे यूरोप में। ठीक है, तो यूरोप में सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है, हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा है, और सिचुएशन को वर्स करने के लिए हर किसी ने अलायंसेस बना रखी हैं कि इससे मेरी लड़ाई हुई तो आ जाना। ठीक है, वो भी कह रहे हैं हाँ आ जाऊंगा, पर अगर मेरी उससे लड़ाई हुई तो तू आ जाना, वो कह रहे हैं हाँ आ जाएंगे। ठीक है, और जो दिन जोनों से लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि यार ये देखो ये दो मुस्टंडे हैं, ये हमारे साथ लड़ना चाहते हैं, तो किसी ने भी अटैक किया तो तू आ जाना, वो कहते हैं हाँ आ जाएंगे। ऐसे में पूरा यूरोप लड़ने को तैयार है। ठीक है, 1914 तक सिचुएशन ऐसी है कि लड़ने मरने को यूरोपियंस जो हैं पूरी तरह से तैयार हैं। ठीक है, अब ऐसे में क्या होता है, ठीक है, ये सिचुएशन है, तो ऐसे में क्या होता है कि एक तो यूरोप डिवाइडेड है, लड़ने को तैयार है, और ऐसे में क्या होता है 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया के आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड, ठीक है, ये क्या है, शहजादे, ठीक है, आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड, इनको असैसिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, ही गेट्स असैसिनेटेड। इसमें सिनारियो कुछ ऐसा था कि ये अपनी वाइफ के साथ बोस्निया हर्जगोविना, ठीक है, यहां पर घूम रहे थे, और सिक्योरिटी इनकी कुछ खास थी नहीं, अपनी ओपन कार में घूम रहे थे। तो वहीं पर क्या हुआ कि एक स्टूडेंट, एक यंग स्टूडेंट सर्ब नेशनलिस्ट था, बोस्नियन नेशनलिस्ट, ठीक है, बोस्निया में रहने वाला सर्ब नेशनलिस्ट यहां पर था, राइट, एंड क्योंकि हाइपर नेशनलिज्म इन ऑस्ट्रिया की वजह से फ्रांस फर्डिनेंड भी सर्बिया के अगेंस्ट काफी ज्यादा भाषणबाजी करते थे, तो यहां पर इस सर्ब नेशनलिस्ट ने क्या किया, फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या कर दी। ठीक है, फ्रांस फर्डिनेंड इज असैसिनेटेड, राइट। ये जो सर्ब नेशनलिस्ट था इसका नाम था गेवरिलो प्रिंसिप। ठीक है, जब सर्ब नेशनलिस्ट ने ये हमला किया, राइट, तो आप मुझे बताओ कि यूरोप का सेकंड लार्जेस्ट एम्पायर आफ्टर रशिया, ठीक है, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर काफी बड़ा था, इट वाज सेकंड लार्जेस्ट एम्पायर इन यूरोप आफ्टर रशिया, जब उनके क्राउन प्रिंस की ऐसे हत्या कर दी जाए तो यहाँ की सरकार क्या करेगी, क्या खामोश रहेगी? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया रेडी था सर्बिया के ऊपर अटैक करने के लिए, ऑस्ट्रिया वाज ऑल सेट एंड रेडी टू अटैक सर्बिया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया सर्बिया के ऊपर अटैक करना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया को पता था कि रशिया जो है वो सर्ब नेशनलिस्ट के साथ हमदर्दी रखता है, इसलिए अगर मैंने अटैक किया तो रशिया जो है पिक्चर में आ जाएगा, तो इसलिए मुझे मेरे एलाइज की जरूरत है। ठीक है, तो उसमें देखो सिचुएशन कितनी पेचीदा हो जाती है, बोर्ड ध्यान से देखना। ठीक है, लुक एट माय, ठीक है, अपनी स्क्रीन की लेफ्ट साइड पर देखो, इसमें क्या है कि ऑस्ट्रिया सर्बिया के ऊपर क्या है, वॉर डिक्लेयर करना चाहता है, पर पहले ना जर्मनी से पूछ लेता है कि अगर मैंने वॉर डिक्लेयर की और रशिया पिक्चर में आ गया तो तू मुझे सपोर्ट करेगा? जर्मनी कहता है करूंगा। ठीक है, जर्मनी कहता है मैं आपको सपोर्ट करूंगा, राइट। एक ब्लैंक चेक दे दिया, इसने कहा रौंद के रख दो सर्बिया को, मैं आपके साथ खड़ा हूं, राइट। इसके चलते सर्बिया के ऊपर कुछ ना कि आपकी वजह से हमारे शहजादे की डेथ हो गई है, तो इसलिए आप हमें कंपनसेशन दीजिए, और ऐसी कंपनसेशन लगा दी। ठीक है, किसी को भी परेशान करने की ना
एक ट्रिक होती है, ठीक है। मान लो आप चाहते हो ना कि कोई पहले ही आपको लड़ने का बहाना अगर चाहिए ना, आप क्या करते हो कि इम्प्रैक्टिकल चीज कह देते हो कि जो हो ही नहीं सकता, आप वो कंडीशन लगा देते हो। तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर कुछ ऐसा ही किया। सर्बिया ने ऑब्वियसली मना कर दिया। ऑस्ट्रिया ने कहा देखा इनकी नीयत साफ नहीं है, चलो इन पर अटैक करते हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर अटैक कर दिया, राइट। अब जैसे ही इस पर अटैक हुआ, वॉर डिक्लेयर कर दी सर्बिया के ऊपर, ठीक है। अटैक नहीं, वॉर डिक्लेयर बेसिकली कर दी। वॉर डिक्लेयर करते ही द फर्स्ट कंट्री टू मोबिलाइज इट्स ट्रूप्स, पूरी तरह से जो मोबिलाइजेशन हुई थी ये हुई थी रशिया द्वारा, ठीक है। जब रशिया ने अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज किया तो जर्मनी एक बार के लिए थोड़ा सा डरा, लेकिन उसने कहा कि कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। ब्रिटेन और फ्रांस का जरा पता करो ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो रशिया ने जब फुल मोबिलाइजेशन की तो इन्होंने कहा कि ट्रिपल एंड जो है हमारी, तो फ्रांस ब्रिटेन टाइम आ गया है कि आप मेरा साथ दो उसमें। तो फ्रांस ने कहा मैं तो नाल खड़ा, ठीक है। फ्रांस ने बिल्कुल क्लियरली कह दिया कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन जो था ना स्टार्टिंग में थोड़ा डाउटफुल हो गया, कहता यार पता नहीं, अब ये जर्मनी भी है ऑस्ट्रिया भी है, आप लोग कॉन्टिनेंटल पावर्स हो, मैं आपके कॉन्टिनेंट से थोड़ा अलग हूँ, ठीक है। ये ग्रेट ब्रिटेन देखो, ये यूरोप का कॉन्टिनेंट से, ये बीच में इंग्लिश चैनल आता है, वो थोड़ा हटके है ये, ठीक है। उसने कहा कि यार मैं इस भसड़ में पढ़ूं कि अपने धंधे पे फोकस करूं। तो ब्रिटेन जो था कंफ्यूज हो गया। ब्रिटेन जब कंफ्यूज हो गया क्योंकि वो स्टार्टिंग में अनक्लियर था, तो जर्मनी ने कहा कि बस ठीक है, ब्रिटेन अगर नहीं आ रहा तो हम आपके साथ हैं। इसने भी ट्रूप्स मोबिलाइज कर दिए, ठीक है। जब इसने ट्रूप्स मोबिलाइज किए, फ्रांस ने ग्रेट ब्रिटेन को के पीछे पड़ गया कि भाई आना पड़ेगा। अब ब्रिटेन आ गया। स्टार्टिंग में क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन जर्मनी को फिर देख के ब्रिटेन आ गया, ठीक है। जब ब्रिटेन आ गया तो जर्मनी ने कहा कि यार पंगा ज्यादा पड़ गया है, इटली तू भी आ जा, ठीक है। इटली कहता है आ जाता हूँ, राइट। तो इस तरह से धीरे धीरे ये वॉर जो थी, जो शायद सिर्फ ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और सर्बिया के बीच में कन्फाइंड रह सकती थी, ये एकदम से फट गई, बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन फट गई। और इसमें 1917 में यूएस ने फिर इस वॉर को ज्वाइन किया था, एलायंस का साथ दिया था, ठीक है। ये वाली साइड का साथ दिया था, रशिया, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, एंड इसमें यूएस कूद गया था, ठीक है। तो ये सिचुएशन थी, राइट। तो इसमें अब ये समझ आ गया सबको, एवरीवन, वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे छिड़ गई, ठीक है। ये समझ में आ गया हाउ इट वॉज ट्रिगर्ड। यूएसए डिड एंटर वर्ल्ड वॉर वन डायरेक्टली इन 1917। यूएस डायरेक्टली एंटर हो गया था, ठीक है। ये हम, इनकी एक शिप थी, ठीक है। जर्मनी से वो शिप सिंक हो गई थी, राइट। उस शिप के सिंक के बाद यूएस ने डिसाइड किया कि मैं वर्ल्ड वॉर वन में पार्टिसिपेट करूंगा, ठीक है। भाविन, भाविन नहीं, किसने कहा था ये? हाँ सौरभ, ठीक है। सौरभ, यूएस डिड एंटर वर्ल्ड वॉर डायरेक्टली, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डायरेक्टली इन 1917, ठीक है, राइट। तो ये चीज है। शिवम कह रहे हैं कि वाई ही अटैक्ड ऑन किंग प्रिंस। मैंने आपको बताया ना कि नेशनलिस्ट था वो, ठीक है। और जो आर्क ड्यूक थे वो क्या थे, वो सर्ब्स के अगेंस्ट बातें करते थे, ठीक है। अब वही बात है कि प्रोटेक्शन तो देखो हमारी कंट्री में भी देयर इज अ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर्स, राइट। अब पॉलिटिकल लोग जो होते हैं वो कुछ बातें करेंगे, कई लोगों को अच्छी लगेगी, कई लोगों को खराब लगेगी, राइट। तो इसलिए इनको सिक्योरिटी दी जाती है। आग भी वो बातें भी उल्टी पुल्टी कर रहा था और खुली गाड़ी में घूम रहा था, ठीक है, राइट। सो ये सिचुएशन है, ठीक है जी। तो दुर्गेश जी, ऐसा है कि मेन एक्टिंग पावर्स ये थी, लेकिन बाकी की जो कंट्रीज से, बिकॉज देवर देयर कॉलोनीज, सो दैट इज वाई उनकी भी इन्वॉल्वमेंट हो गई थी। देखो जैसे इंडिया का यहाँ पर कहीं नाम नहीं आया, लेकिन ब्रिटेन जब वॉर, पार्टी टू द वॉर बना, तो उसकी जो इंडिया से जो आर्म्ड फोर्सेस थी उनको भी उन्होंने इंक्लूड किया। सेम गोज फॉर एवरी अदर कंट्री। उन्होंने अपनी कॉलोनीज से भी रिसोर्सेज को मोबिलाइज करके आपस में इन्होंने लड़ना स्टार्ट कर दिया। एंड सेकेंडली, ठीक है, एक तो जो इनके रिसोर्सेज थे और जो कॉलोनीज थी उनकी इन्वॉल्वमेंट करवा दी। दूसरा, द थिएटर्स ऑफ वॉर वर नॉट कन्फाइंड टू जस्ट यूरोप, ठीक है, वो और ज्यादा बाहर की तरफ फैली थी, ठीक है, अफ्रीका में पर्टिकुलरली, ठीक है। कई कुछ वॉर के थिएटर्स अफ्रीका में भी बने थे। तो लगभग वर्ल्ड पूरा कवर हो रहा था। अब ऐसे यूएस में आप कहोगे कि यूएस में तो लड़ाई हुई नहीं, ठीक है, बट यूएस वाज इन्वॉल्व, एंड जहां जो लोग इन्वॉल्व नहीं थे वहां पर थिएटर्स ऑफ वॉर बन गए, ठीक है। तो ये चीज है। शिवम, वर्ल्ड हिस्ट्री में हम करेंगे वाई यूएस ज्वाइंड। इसमें बहुत, ये तो मैंने आपको बहुत समराइज करके बताया भाई। इसमें अभी अभी जो मैंने आपको बताया ना, ये सिर्फ वर्ल्ड वॉर वन कैसे हुई, सिर्फ इतना पता लगा अभी आपको। इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना पड़ता है, वो वर्ल्ड हिस्ट्री में हम कवर करते हैं,
ठीक है। यूएस में उनकी एक मर्चेंट शिप थी, आप ढूंढना इसको, उस मर्चेंट शिप का क्या नाम था। वो मर्चेंट शिप सिंक हो गई थी। ठीक है। वर्ल्ड वॉर टू में यूएस ने कब एंटर किया, जब पर्ल हार्बर अटैक हुआ था, राइट। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूएस के एक मर्चेंट शिप को सिंक कर दिया गया था, राइट। तो उसके बाद फिर यूएस ने कहा कि अब मुझे आना पड़ेगा। वेरी गुड, भाविन ने करेक्ट आंसर बताया। ठीक है, लुसियानिया। ठीक है, लुसिटानिया या लुसानिया, राइट। बट अगेन मैं ये चीजें इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि आपका फिर मन करेगा कि सर और बताओ, और बताओ। जैसे अभी भी आपको काफी कुछ, ठीक है, अभी भी आपको काफी कुछ जो है मन कर रहा है चीजें जानने का। ठीक है, बट दिस इज हाउ वर्ल्ड वॉर ट्रिगर, राइट। कोई एक कंट्री, आप मुझे बताओ जरा, किसकी गलती है वर्ल्ड वॉर वन जो ट्रिगर हुई। कैन यू ब्लेम एनी वन कंट्री फॉर इट, एंड इफ यू वांट टू ब्लेम एनी वन कंट्री, विच कंट्री वुड इट बी, बताओ। ठीक है, ज्योति कह रही है सर्बिया, दुर्गेश कह रहे हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये ना बड़ा पेचीदा क्वेश्चन है, इट हैज नो फिक्स्ड आंसर। देखो, सर्बिया जो है, सर्बिया, सर्बिया को एक्चुअली, सर्बिया इज द कंट्री जिसको हम शायद ब्लेम ना कर पाए, बट इसमें क्या है कि ऑस्ट्रिया के ऊपर ब्लेम जा सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू डिक्लेयर वॉर ऑन सर्बिया, जिसकी वजह से रशिया भी एंटर हो गया और ये सब चीजें हो गई। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम रशिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू फुली मोबिलाइज इट्स ट्रूप्स। तो शायद अगर रशिया ये ना करता तो ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में वॉर होती, सब कुछ शांत हो जाता, और ये सिर्फ लोकलाइज्ड वॉर रहती। ठीक है, पूरी इतनी बड़ी टेरिटरी में नहीं जाता ये सब, राइट। बट रशिया ने सबसे पहले ट्रूप्स मोबिलाइज किए, जिसकी वजह से जर्मनी भी एंटर हो गया। ठीक है, और जर्मनी को भी ब्लेम किया जाता है क्योंकि जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को हल्लाशेरी दी कि कर दे डिक्लेयर, कि हम खड़े हैं तेरे पीछे, कर दे डिक्लेयर। ठीक है, तो जर्मनी भी टू सम एक्सटेंट रिस्पॉन्सिबल है, कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल ब्रिटेन भी है। ब्रिटेन ने स्टार्टिंग में अपना प्रॉपर फिक्स्ड स्टांस ना रखकर जर्मनी को एक मौका दे दिया कि वो भी अपने ट्रूप्स मोबिलाइज कर ले। अगर ग्रेट ब्रिटेन सर्बिया के साथ खड़ा होता, रशिया और फ्रांस को ज्वाइन कर लेता, तो जर्मनी शायद ऑस्ट्रिया को समझा देता कि लेट्स नॉट एंगेज इन द वॉर, ये बहुत ज्यादा खून खराबा हो जाएगा। और जर्मनी शायद ऑस्ट्रिया को बैक भले ही इसने किया हो, लेकिन वॉर जल्दी खत्म हो जाती। लेकिन ब्रिटेन के क्लियर अनक्लियर स्टांस की वजह से जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के साथ ऑलरेडी, उस ब्रिटेन के आने से पहले, ब्रिटेन के फिक्स स्टैंड के पहले ही अपने ट्रूप्स मोबिलाइज कर लिए थे, वॉर शुरू हो चुकी थी। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द पॉइंट्स। सो कोई एक पर्टिकुलर पावर को हम ब्लेम नहीं कर सकते, इट वाज द सिचुएशन, राइट। एंड अल्टीमेटली जनरली कहा जाता है कि गैब्रिलो प्रिंसिप, वो सर्ब नेशनलिस्ट जिसने गोली चलाई, उसके ऊपर सारा का सारा डंका फोड़ दिया जाता है। ठीक है, बट एक्चुअली इन्वेस्टिगेशंस भी उसमें कहा जाता है, ठीक है, यस, लुक्स लाइक वॉर वाज डिस्टाइंड, कुशाग्र बिल्कुल सही, वॉर वाज डिस्टाइंड। ठीक है, एंड इट वाज द ग्रीड ऑफ दीज कॉलोनियल पावर्स एंड द ग्रीड ट्रिगर्ड बाय द इंपीरियलिज्म इन दीज कंट्रीज, जिसकी वजह से वॉर अल्टीमेटली होती है। ठीक है, तो फाइनली वर्ल्ड वॉर वन ट्रिगर हो जाती है एंड भारत को भी पार्टी टू द वॉर डिक्लेयर कर दिया जाता है, राइट। वर्ल्ड वॉर वन क्लियर, आगे चलें। अब देखो वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई, वर्ल्ड हिस्ट्री में इससे ज्यादा अभी हम नहीं गोता लगाएंगे। ठीक है, बहुत गहरा सागर है, राइट। इतना ही एक हमने पैर अपने बस अंदर डिप किए हैं, ताकि हम अब इंडियन हिस्ट्री को जरा अच्छे से समझ पाए। ठीक है, अब वर्ल्ड वॉर वन जब डिक्लेयर हुई ना, तो इसमें ऐसा था कि यहाँ पर वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पर और भी काफी सारी डेवलपमेंट्स थी जो भारत में चल रही थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बाल गंगाधर तिलक, इनको जेल हो गई थी सूरत सेशन के बाद, 6 साल की। मांडले जेल में इनको भेज दिया गया था। कहां पर है मांडले, कमेंट सेक्शन में बताओ जरा, वेयर इज मांडले, मांडले कहां पे है भाई। शिवम, चौहान शिव, चौहान शिवम, पटेल साहब, आपने बड़ा करेक्ट आंसर दिया था, बताओ कहां पे मांडले। वेरी गुड, म्यांमार, है ना, म्यांमार, गुड। ठीक है, कुचाल म्यांमार में है, बंगाल में नहीं है, इट्स इन म्यांमार। ठीक है, बर्मा क्या चीज है बताओ, व्हाट इज बर्मा। बर्मा इज द ओल्ड नेम ऑफ, बर्मा इज द ओल्ड नेम ऑफ म्यांमार। ठीक है, तो आप बर्मा कहिए या म्यांमार कहिए, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो मांडले जेल से बाल गंगाधर तिलक 16 जून 1914 में रिलीज हो गए। ठीक है, 16 जून 1914 को रिलीज हो गए। ठीक है, और वर्ल्ड वॉर वन जो डिक्लेयर हुई थी वो कब हुई थी, 28 जुलाई
1914 को आर्क ड्यूक की हत्या कर दी गई थी। 29 जुलाई को वॉर डिक्लेयर हो गई और उसके बाद सारी कंट्रीज एकदम से इस वॉर की चपेट में आ गए। ठीक है, तो वॉर स्टार्ट होने से पहले बाल गंगाधर तिलक वॉज रिलीज, और रिलीज होने के बाद बाल गंगाधर तिलक ने देखा, ये गेज किया कि क्या हमारी नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है वो इस स्थिति में है कि हम हमारे स्ट्रगल को आगे कंटिन्यू कर सकें। तो इन्हें पता लगा कि काफी ज्यादा शैम्बल्स में है, कांग्रेस अब पूरी तरह से मॉडरेट्स द्वारा डोमिनेट की जा रही है और वो वही प्रेयर पिटीशन प्रोटेस्ट को ही फॉलो करते जा रहे हैं। जो यंग लोग थे जिनकी एनर्जीज को चैनलाइज किया जा सकता था बाय गिविंग देम अ लीडरशिप, उनको कोई लीडरशिप नहीं मिल रही, एंड कॉन्सिक्वेंटली वो कहां चले गए, रेवोल्यूशनरी फ्रीडम स्ट्रगल की साइड वो अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गए। रेवोल्यूशनरी फ्रीडम स्ट्रगल की तरफ अट्रैक्ट होने के कारण तिलक जी को ये महसूस हुआ कि अब मेरा पहला काम है कि कांग्रेस को यूनाइट करना, क्योंकि ये चीज क्लियरली नजर आ रही थी कि कांग्रेस एक ऐसी एंटिटी बन गई थी बाय दिस टाइम जिसे ब्रिटिश मीडिया भी कवर करती थी, अंग्रेजों के कान पर जूं रेंगती थी अगर कांग्रेस कुछ करती थी। तो कांग्रेस में खुद को और एक्सट्रीमिस्ट को दोबारा इंडक्ट करवाकर इसे प्रॉपर पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाकर फ्रीडम स्ट्रगल को रीलॉन्च और री स्ट्रेंथन करने का इनका टास्क था। दूसरा, इनको ये भी पता लग गया था कि जेल में रहकर हम कुछ किसी का कुछ भला नहीं हो रहा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को ये रियलाइज हो गया कि अगर मैं या मेरे जैसे लीडर्स हम 6-6 7-7 साल ऐसे जेल में रहेंगे तो उससे किसी का कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि लोगों को फिर लीडरशिप कौन देगा, हु विल गिव लीडरशिप टू द पीपल एंड हु विल लीड द मूवमेंट। सो कॉन्सिक्वेंटली इन्होंने जेल से रिलीज होने के बाद यहाँ बहुत ध्यान रखा कि ये किसी भी तरह का सेडिशियस वर्ड यूज ना करें। क्राउन के प्रति अपनी लॉयल्टी इन्होंने टाइम एंड अगेन अपनी स्पीचेस में भी दिखाई, एंड ही वाज ऑल सेट टू रीस्ट्रेंथन द नेशनल मूवमेंट। ठीक है, रीस्ट्रेंथन द नेशनल मूवमेंट, राइट। सो ही वाज वेरी केयरफुल इन चॉइस ऑफ हिज वर्ड्स, और ब्रिटिश को किसी भी तरीके से इन्होंने डिसएंचेंट नहीं किया और सस्पिशन भी उनके प्रति ना आए। ठीक है, और वर्ल्ड वॉर जब डिक्लेयर हुई तो बाल गंगाधर तिलक, मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरा बताइएगा, वॉज बाल गंगाधर तिलक क्या इन्होंने अंग्रेजों को सपोर्ट करने की फेवर में थे या उसके अगेंस्ट थे? थोड़ा सोच के बताओ। दुर्गेश, ऐसा कहना गलत होगा जो आप कह रहे हो। ठीक है, वो सपोर्ट देने की फेवर में थे भैया, वो सपोर्ट देने की फेवर में थे। अभी पहली बार वर्ल्ड वॉर छिड़ रही है, तो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स भी अभी, उनको ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस में थोड़ा बहुत विश्वास था, भले ही बाल गंगाधर तिलक एक्सट्रीमिस्ट थे, बट अभी भी उन्हें थोड़ा बहुत विश्वास है अंग्रेजों में। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम ब्रिटेन का साथ देते हैं, राइट, एंड वैसे भी अभी लॉयल्टी इन्होंने दिखानी है अपनी टुवर्ड्स द क्राउन, सो दैट सस्पिशन में वापस इनको जेल में न डाल दिया जाए। तो इन्होंने लॉयल्टी दिखाते हुए और कहा कि हमें सपोर्ट करना चाहिए, और अंग्रेजों को भी ये सुना दिया कि हमारे सपोर्ट को आपको भी रिवॉर्ड करना पड़ेगा, आफ्टर द वॉर यू शुड गिव अस सम कंसेशंस। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक, लाइक मेनी अदर, ही वाज इन फेवर ऑफ सपोर्टिंग ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स, सो दैट वॉर के बाद हमें कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशंस मिल जाएं, जिससे हम क्या सेटअप कर पाए, सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, सेल्फ गवर्नेंस हम वॉर के खत्म होने के बाद इसको सेटअप कर पाए। ठीक है, ये बाल गंगाधर तिलक की सोच थी, राइट। इसी के साथ साथ हमारे भारत के नेशनल मूवमेंट में एनी बेसेंट की भी एंट्री हो जाती है। शी केम टू इंडिया इन 1893। शी वाज अ ब्रिटिश वुमन ऑफ आयरिश ओरिजिन। ठीक है, आयरलैंड से इनके एंसेस्ट्री ट्रेस बैक की जा सकती है, और भारत में आकर इनकी एसोसिएशन थी थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ। ये एक सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से लिंक्ड एसोसिएशन है, जिसको हम इस चैप्टर को कवर करते हुए आपके साथ करेंगे। ठीक है, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एक बड़ा चैप्टर है, एंड इसी को कवर करने में 2 से 3 दिन इसी को कवर करने में लग जाते हैं। ठीक है, तो फाउंडेशन में जब इसको बताया जाएगा तो थियोसॉफिकल सोसाइटी आपको हम कवर करवाएंगे। उसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी की एनी बेसेंट फाउंडर नहीं थी। 1893 में इन्होंने ज्वाइन किया था इसे। ठीक है, और इंडिया में भी पहली बार 1893 में आई थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी के काम से संबंधित इनको कुछ काम था, तब आई थी। उसके बाद मद्रास के पास अडियार में, जहां थियोसॉफिकल सोसाइटी के इंडिया में हेडक्वार्टर्स बन गए थे, वहां पर ये बस गई, राइट। एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट ये 1907 में बनी थी। एंड हु वाज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी? किसी ने स्कूल टाइम पे थोड़ा क्लासों में ध्यान दिया हो?
मैडम ब्लावेट्स्की, ठीक है। एनी बेसेंट जो थी 1907 में प्रेसिडेंट बनी, राइट, थियोसॉफिकल सोसाइटी की, एंड फाउंडर कौन थी? मैडम ब्लेवेट्स्की, राइट, एंड कर्नल ऑलस्कॉट, हाँ, गुड, ठीक है, मैडम ब्लेवेट्स्की एंड कर्नल ऑलस्कॉट। तो यहां पर एनी बेसेंट ने अब भारत में रहना शुरू कर दिया, उन्होंने भी अंग्रेजों का मोडस ऑपरेंडी ऑब्जर्व किया, एंड कॉन्सिक्वेंटली इनको रियलाइज हुआ कि भारत के लोगों को अपनी राइट टू सेल्फ गवर्नेंस एंड राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, इसका अधिकार होना चाहिए। और आयरिश ओरिजिन होने के कारण इनको आयरलैंड में होने वाली एक मूवमेंट के बारे में पता था, दैट वाज कॉल्ड एज होम रूल लीग। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन यूपीएससी में आ सकता है कि होम रूल लीग जो इंडिया में थी, ये कौन से कंट्री से इंस्पायर्ड है? तो आंसर होगा आयरलैंड, ठीक है। अब यहां पर होम रूल लीग का आयरलैंड में ऑब्जेक्टिव क्या था कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जाएं जिससे कि आयरलैंड में रहने वाले लोग सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को सेटअप कर सकें, जहां पर लोग अपनी सरकार को चुने, वो सरकार काम करे लोगों के लिए, उससे टैक्स अगर कंज्यूम कर रही है, कलेक्ट कर रही है, तो लोगों की भले के लिए ही काम भी किया जाए, ठीक है। एंड यहां पर इसका कहने का ये मतलब था कि डोमिनियन स्टेटस बेसिकली एक तरीके से डिमांड कर रहे थे कि ठीक है, सॉवरन पावर ब्रिटिश क्राउन को हम रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इन सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जहां पर डी फैक्टो जो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, इट इज रन बाय सच अ गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल देमसेल्व्स, ठीक है। उनके ऊपर क्राउन की अथॉरिटी है, वो ठीक है, लेकिन लोग डिसाइड करें कि हमारे ऊपर किसका राज यहां पर होना चाहिए। तो इन्हीं लाइंस के ऊपर अब डिसाइड किया जाता है कि भारत में भी ऐसी मूवमेंट को स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन बात वही है कि कांग्रेस के सपोर्ट से क्या होता है कि मोबिलाइजेशन थोड़ी आसान हो जाती है, एंड इस मुद्दे की कवरेज इंग्लैंड में भी होना स्टार्ट हो जाती है। तो इन्होंने पूरा जोर लगाया, ये स्टार्ट करना चाहते थे, इन्होंने पूरा जोर लगाया कि कांग्रेस, यानी कि मॉडरेट्स डोमिनेटेड कांग्रेस, इनको सपोर्ट करे एंड होम रूल लीग को ये एक सक्सेस बना सके। बहुत ज्यादा कोशिश की, बट तिलक जी, उनको पता लग गया था कि अभी सिचुएशन ही ऐसी है कि कांग्रेस में जो मॉडरेट्स का भी दबदबा काफी ज्यादा है, तो उससे अभी कुछ हमारे खास सपोर्ट मिलने नहीं वाला। तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं लीग से गो अहेड करने वाला हूँ। सो सबसे पहले दो होम रूल लीग्स बनी थी, ठीक है। होम रूल लीग मतलब दो ग्रुप्स में ये मूवमेंट चली थी। वन ग्रुप वाज लेड बाय बाल गंगाधर तिलक, द अदर ग्रुप वाज लेड बाय एनी बेसेंट, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक की जो लीग थी, इन्होंने मूवमेंट अपनी पहले स्टार्ट की। ये एमसीक्यू का एक पोटेंशियल क्वेश्चन और पोटेंशियल स्टेटमेंट बनती है। अप्रैल 1916 में बेलगाम से इन्होंने अपनी मूवमेंट को स्टार्ट किया, राइट। इनके एक बहुत अजीज मित्र, राइट, जीएस खरपड़े इस लीग के फाउंडिंग मेंबर थे। इनका नाम कई बार आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और टोटल 4 रीजन्स में इसकी 6 ब्रांचेस थी, ठीक है। देयर वर 6 ब्रांचेस इन 4 रीजन्स। 4 रीजन कौन कौन से थे? महाराष्ट्र, लेकिन उसमें बॉम्बे इंक्लूडेड नहीं था क्योंकि बॉम्बे को एनी बेसेंट ने कवर करना था। अब ऐसा क्यों था, इतने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन कर्नाटका, फिर सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार, ठीक है। यहां पर बाल गंगाधर तिलक की जो लीग है ये एक्टिव है, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक ने अपनी लीग को कब लॉन्च किया और कहां से लॉन्च किया? ठीक है, अप्रैल 1916। दुर्गेश, इट्स अप्रैल 1916, राइट। एंड बेलगाम से इन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है। और यहां से इन एरियाज को इन्होंने कवर किया था। ज्योग्राफिकली काफी कंफाइंड स्पेस को कवर करने से जो बाल गंगाधर तिलक की लीग थी, इट वाज रिलेटिवली वेल ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड क्वाइट कोहेसिव, मतलब बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेटेड मेंबर्स थे। और कोऑर्डिनेशन के साथ यहाँ पर ये इसको इन्होंने लीग को सक्सेस बनाने में अपनी भूमिका निभाई। एनी बेसेंट की लीग में क्या था कि एनी बेसेंट ने क्या किया कि कांग्रेस के समर्थन की बहुत वेट की एंड फाइनली अल्टीमेटम दिया, राइट। इन्होंने फाइनली अल्टीमेटम दिया कि अगर कांग्रेस अपना समर्थन नहीं देती तो सितंबर 1916 में मैं अपनी लीग लॉन्च कर दूंगी। सो कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया एंड फाइनली एनी बेसेंट आल्सो फॉर्म्ड द लीग, लेकिन ये लीग बाद में आई, ठीक है। ये लीग क्या आई? बाद में, राइट। सेंट्रल प्रोविंस के नीचे लिखा है बेराड़, बेराड़, BERAR, ठीक है, मिल जाएंगे नोट्स, डोंट वरी। सेंट्रल इंडिया के नीचे लिखा है बेराड़, ठीक है। तो
एनी बेसन की लीग में जॉर्ज अरुंडेल एंड सुब्रमण्य अय्यर, सर सुब्रमण्य अय्यर, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे जो एनी बेसन के क्लोज एसोसिएट्स भी थे. सो जॉर्ज अरुंडेल जब एनी बेसन की लीग को सेटअप करते हैं तो ही वाज द ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी एंड सुब्रमण्य अय्यर वाज द ऑनररी प्रेसिडेंट. ठीक है, तो जब लीग को लॉन्च किया गया तो ऑनररी प्रेसिडेंट वाज सुब्रमण्य अय्यर, जॉर्ज अरुंडेल वाज ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी. वन डे एग्जाम्स लाइक ईपीएफओ वगैरह, पीसीएस एक्सेट्रा एंड यूपीएससी में ये कई बार एमसीक्यू के फॉर्म में ये इन्फॉर्मेशन पूछ ली जाती है. दैट इज वाई इसको अपने नोट्स में ऐसे, कृति इसको आप गूगल कीजिएगा. ठीक है, इसको आप गूगल करो जो आपने पूछा है, बेराड कौन सा एरिया था, गूगल इट. ठीक है, जॉर्ज अरुंडेल एंड सुब्रमण्य अय्यर, राइट. तो इनकी जो पोजीशंस थी इसको याद रखिएगा. बाकी सारा इंडिया जो था उसे एनी बेसन की लीग कवर कर रही थी. दैट इज वाई इट वाज टू अ ग्रेट एक्सटेंट a little bit more loosely organized in comparison with तिलक्स लीग. ठीक है, तिलक जी की लीग के कंपैरिजन में एनी बेसन की जो लीग थी वो थोड़ी लूजली ऑर्गेनाइज थी, काफी बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया कवर कर रही थी. और सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने जो एक काम स्टार्ट किया वो ये था कि लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट करना है. ठीक है, उन्होंने लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट करना है. भाविन इज करेक्ट रिगार्डिंग बेराड, बट लेट कृति सर्च द इमेज फॉर दिस. ठीक है, एक बार कृति गूगल करके जब बेराड एरिया की इमेज देखेंगी, ठीक है, तो उनकी मेंटल पिक्चर थोड़ा अच्छे से बन जाएगी, माइंड में छप जाएगी एंड शी विल नेवर फॉरगेट इट अगेन. ठीक है, सो लेट कृति डू दिस एक्सरसाइज, राइट. और जिसको भी ये मतलब जानना चाहते हैं, एक मतलब कई चीजें होती है ना, उसको गूगल कर लिया करो, उसमें संकोच ना किया करो. ठीक है, इन्होंने एक मैगजीन स्टार्ट की लोगों को पॉलिटिकली मोबिलाइज करने के लिए. दिस मैगजीन वाज यंग इंडिया. यंग इंडिया को सेटअप करने में, ठीक है, यंग इंडिया को सेटअप करने में आयरिश ओरिजिन, बेटा कुशाल, एनी बेसेंट आयरिश ओरिजिन की ब्रिटिश वुमन थी, इंडियन नहीं थी वो. 1893 के बाद इंडिया में रहना शुरू किया था उन्होंने. ठीक है, चलिए, अब यंग इंडिया को सेटअप करने में तीन लोगों की एक बड़ी अहम भूमिका रही थी. एक थे इंदुलाल याग्निक, एक थे शंकरलाल बांकर, तीसरा नाम बताओ मुझे. नोट्स आपको कल मिल गए थे. टेल मी द थर्ड नेम. यंग इंडिया को थर्ड नेम, ठीक है, इंदुलाल याग्निक, शंकरलाल बांकर. तीसरा नाम क्या है जिन्होंने यंग इंडिया को सेटअप करने में हेल्प की थी? नो, आर्यन ना. गांधी का यंग इंडिया इज एंटायरली डिफरेंट. वेरी गुड. मुस्कान एक्सीलेंट. अनिरुद्ध एक्सीलेंट. ठीक है, जमुना दास द्वारका दास. वेरी गुड. कृति गुड. ठीक है, जमुना दास द्वारका दास. राइट. और इसी के साथ साथ इन्होंने एक ऑल इंडिया प्रोपेगेंडा फंड इसको भी स्टार्ट किया. ऑल इंडिया प्रोपेगेंडा फंड का क्या काम था? प्रोपेगेंडा नाम है तो प्रोपेगेंडा कैसे करना है, लोगों के बीच उनकी सोच को इन्फ्लुएंस करना है. तो यहाँ पर पैम्फलेट्स छपवा कर वो लोगों को बताना चाहते थे कि वॉर क्या है, ठीक है, अंग्रेजों का रूल क्या है, हम होम रूल लीग क्या है, और हम सेल्फ गवर्नेंस क्यों डिमांड करना चाहते हैं. ठीक है, तो इस ऑल इंडिया प्रोपेगेंडा फंड से बेसिकली चंदा इकट्ठा किया गया और काफी सारे पैम्फलेट्स को प्रिंट करवा के लोगों को उनके ओपिनियन को शेप दिया जा रहा है. ठीक है, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए. नेहरू की इंडियन पॉलिटिक्स में जो इन्वॉल्वमेंट थी, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नॉट मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी इंडियन पॉलिटिक्स में जब इन्वॉल्वमेंट होनी स्टार्ट हुई तो पहली नेशनल मूवमेंट जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया इट वाज होम रूल लीग. ठीक है, क्योंकि एनी बेसन की लीग की बहुत सारी ब्रांचेस थी, तो इलाहाबाद ब्रांच जो थी वहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लीग को ज्वाइन किया. ठीक है, और एनी बेसेंट की एंड इनफैक्ट ये जो होम रूल लीग में जितने यंग नेशनलिस्ट ने पार्टिसिपेट किया, होम रूल लीग ने एक कंट्रीब्यूशन फ्रीडम स्ट्रगल में ये भी दी कि जो अपकमिंग ईयर्स में हमारे यंग नेशनलिस्ट फ्रीडम स्ट्रगल की कमांड संभालेंगे तो उनको एक्सपोजर मिल गया कि मूवमेंट चलाई कैसे जाती है, कैसे खुद को मोबिलाइज किया जाता है, कैसे लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाई जाती है, कैसे अपने दायरे में रहते हुए अंग्रेजों के अगेंस्ट स्ट्रगल किया जाता है. ठीक है, उसमें एक एग्जांपल पंडित जवाहरलाल नेहरू है एंड देयर वर अदर एग्जांपल्स एज वेल. ठीक है, बट प्रोमिनेंट हम जिन पे सवाल पूछ लिए जाते हैं इट इज नेहरू. ठीक है, बुक्स में भी, स्टैंडर्ड बुक्स आप देखोगे उसमें भी नेहरू की एग्जांपल दे रखी होगी. ठीक है जी, तो यहाँ पर नेहरू की ये वन ऑफ द फर्स्ट मूवमेंट थी. राइट.
गूगल करोगे तो उसमें दिखाया जाएगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान उन्होंने फार्मर्स और पेजेंट्स को मोबिलाइज किया था, बट एक्चुअली उससे भी पहले वो होम रूल लीग में पार्टिसिपेट कर चुके थे। ठीक है, तो कभी कभी होता है कि गूगल में सब कुछ कई बार नहीं मिलता, तो आपको हिस्टोरियंस द्वारा लिखी गई बुक रेफर करनी पड़ती है। गूगल बेसिकली क्या है, सर्च इंजन है। अब उसको कोई चीज कहीं पर रिसर्च किया हुआ अगर उसे मिल जाएगा, उठा के रिजल्ट हमें दे देगा। अगर गड़बड़ की हुई उस रिसर्च में तो हमें गलत इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी। टेक्स्ट बुक में कुछ लिखा हुआ है ऊट पटांग सा, हम गलत मलत वो पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए बुक्स की रेलिवेंस रहती है। ठीक है, तो शेखर बंदोपाध्याय, बिपिन चंद्र, ठीक है, बिपिन चंद्र इसी वजह से बड़ी अच्छी बुक कही जाती है, क्योंकि कुछ जो ऐसे रेयर जेम इन्फॉर्मेशन है ना, वो बिपिन चंद्र में मिल जाती है। ठीक है, तो अगर टाइम परमिट करते हैं, आप लोग वैसे भी 2026 में एग्जाम दे रहे हैं, तो टाइम आपके पास है। यू शुड एक्सट्रैक्ट सम टाइम एंड ट्राई टू रीड बिपिन चंद्र एज वेल। ठीक है, यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? एंड ऑडियो वीडियो का जरा बता दो, सब कुछ सही है? चलिए जी, आगे चलते हैं। अब होम रूल मूवमेंट में इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमने देखने हैं। देखो, सिग्निफिकेंट पर्सनालिटीज हमें पता लग गई, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट। राइट, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, बिल्कुल स्पॉट ऑन मुझे आंसर करना है। होम रूल लीग मूवमेंट के टाइम पे हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग होम रूल लीग? वेरी गुड, विकास, एक्सीलेंट। नहीं नहीं कृति, क्लेम्सफोर्ड। ठीक है, कैम्सफोर्ड, लॉर्ड कैम्सफोर्ड वाज गवर्नर जनरल ड्यूरिंग होम रूल लीग। अच्छा, वर्ल्ड वॉर जब ट्रिगर हुई थी तब गवर्नर जनरल कौन थे? वाज द गवर्नर जनरल व्हेन वर्ल्ड वॉर गॉट ट्रिगर्ड? लॉर्ड हार्डिंज द सेकंड। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंज द सेकंड। मॉन्टेग जो थे वो गवर्नर जनरल थे ही नहीं, वो मॉन्टेग वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। एडविन मॉन्टेग वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, नॉट द गवर्नर जनरल। ठीक है, ये चीजें थोड़ा याद रखना, और जो नोट्स बनाओगे ना वहां पर साइड में नोट कर लेना। जैसे देखो, जब फ्रीडम स्ट्रगल ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिखा कि गवर्नर जनरल जो थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ट्रिगर होने पे, इट वाज लॉर्ड हार्डिंज द सेकंड। 1910 से 1916 तक इनका रूल रहा था। ठीक है, उसके बाद 1960 में गवर्नर जनरल गॉट चेंज, लॉर्ड कैम्सफोर्ड बिकेम गवर्नर जनरल। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, सिग्निफिकेंट इवेंट्स को यहाँ पर स्टडी करते हैं। देखो, होम रूल लीग ने ना स्टार्टिंग में ही जो प्रोपागेंडा चलाया, पैम्फलेट्स बंटवाए और अंग्रेजों के खिलाफ जो मोर्चा इन्होंने संभालना शुरू कर दिया, तो बहुत से मॉडरेट्स जो थे ना, उनको ना स्वदेशी मूवमेंट के दिन याद आ रहे थे। वो कह रहे थे कि यार हम ठीक है, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले का सपोर्ट करते हैं, हमारे लीडर हैं, लेकिन यार इन एक्सट्रीमिस्ट के साथ रहकर मजा तो आया करता था। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी से थोड़ी बहुत आप में हल्की फुल्की कॉन्फ्लिक्ट रहता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन रहता है, लेकिन एकदम से वो इंसान अगर चला जाए, राइट, तो यू स्टार्ट मिसिंग दैट पर्सन। कि यार मसाला कम हो गया जिंदगी में, बड़ा मीठा मीठा सब कुछ चल रहा है, इतना मीठा चलता रहा तो डायबिटीज हो जाएगी। तो मॉडरेट्स को कुछ वैसी ही फीलिंग आ रही थी। उन्होंने कहा कि यार इनकी याद तो हमें आ रही है। और जब होम रूल लीग में इन्होंने मोर्चा संभाला, इन्होंने कहा यार ये तो क्या कर रहे हैं, तो बवाल मचा रहे हैं, और इनको थोड़ा फोमो होना शुरू हो गया था। एंड दे वर क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय द एडवांसेस मेड बाय होम रूल लीडर्स। तो यहाँ पर मॉडरेट्स इंप्रेस हो गए, और मॉडरेट्स में अब क्या है, दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। 1915 में जो मॉडरेट्स के दो बहुत स्टॉन्च लीडर्स हुआ करते थे, गोपाल कृष्ण गोखले एंड फिरोज शाह मेहता, इनकी डेथ हो जाती है। गोपाल कृष्ण गोखले की डेथ कब होती है? 19 फरवरी 1915 में। ठीक है, और फिरोज शाह मेहता की डेथ होती है 5 नवंबर 1915 में। अब ये बहुत कट्टर मॉडरेट लीडर्स जो हैं ये मौजूद नहीं है, मॉडरेट के जो फॉलोअर्स थे उनको मजा आ रहा है। ठीक है, तो डोर्स वर ओपन फॉर ट्रूस, और बाल गंगाधर तिलक बहुत देर से कोशिश कर रहे थे कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में आपस में सुलह करवा दी जाए। कॉन्सिक्वेंटली 1916 में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है, लखनऊ सेशन। यहाँ पर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट इनमें आपस में संधि हो जाती है, एक्सट्रीमिस्ट आर इंडक्टेड बैक इनटू कांग्रेस, कांग्रेस यूनाइट हो जाती है, और इसी के साथ साथ मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी आपस में कोऑपरेट करके एक कॉमन जॉइंट फ्रंट अंग्रेजों के अगेंस्ट पोज करने का फैसला करते हैं। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ये सेशन भी जॉइंट होता है 31 दिसंबर 1916 को। ये, हाँ एग्जैक्ट डेट रिमेंबर कर लो, अच्छा रहेगा कुशल। ये क्या है कि आई रिमेंबर, ये मैंने मेंस में ये क्वेश्चन था या फिर किसी टेस्ट सीरीज में मैंने सॉल्व किया था, तो उसमें ये डेट
उसमें पूछा गया था फैक्टर्स बिहाइंड लखनऊ सेशन, ठीक है, तो वहां पर ये डेट्स काम आई थी, ठीक है। तो ये वैल्यू ऐड करती हैं, इन डेट्स को याद रखना जरूरी है, प्रीलिम्स में भले ही ना पूछी जाए पर मेंस में फॉर्डर मटेरियल की तरह एक्ट करेगी, ठीक है। दूसरी बात यार, एक अनाउंसमेंट में कर दूं, देर इज अ बिग पावर कट टुडे इन गुड़गांव, ठीक है। उसकी वजह से क्या है कि अभी मुझे इसलिए जाना पड़ा बिकॉज जो हमारा बैकअप पावर सिस्टम था, इट इज नाउ गिविंग अप, ठीक है। तो हम थोड़ा सा फास्ट अब चलेंगे, ठीक है। और जैसे ये सब बैटरी बिल्कुल बंद हो जाएगी, हमें ये सेशन फिर रोकना पड़ेगा, ठीक है। बट उससे पहले आई विल ट्राई टू वाइंड अप द सेशन, ठीक है, ताकि एक एब्रप्ट एंडिंग ना महसूस हो किसी को, ठीक है। तो 1916 का जो लखनऊ सेशन हुआ था, ये जॉइंटली हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग का, ठीक है। कांग्रेस में जो प्रेसिडेंट थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार, एजी मजूमदार, जो टेबल दिया था वहां पर भी इनका नाम मौजूद है। और 1916 में जो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, राइट। सो ज्योति कह रही है उनके घर तो आ रही है लाइट। ज्योति, आप गुड़गांव में ही है, विच एरिया बताओ, कौन सा एरिया है आपका? मैं वहां आ जाता हूँ क्लास लेने, ठीक है। सेक्टर 63 ना, तो दिस इज सेक्टर 15, ठीक है। तो बहुत इट्स वेरी फार अवे, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं है, देर इज अ पावर कट हियर, ठीक है। सेक्टर 15 में देर इज अ पावर कट। चलिए, थोड़ा शान पट्टी हिसाब की किया करो प्लीज, ठीक है। ज्योति, योर कमेंट्स लाइक दिस ना समटाइम्स दे इरिटेट अ लॉट, ठीक है। अब मैं बेवकूफ हूं कि मैं अपने क्लास ऐसे खराब करूं, ठीक है। तो चलिए, मोहम्मद अली जिन्ना, ये भी याद रखना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के मेंबर थे, ठीक है। अब ये जब लखनऊ सेशन हुआ तो अंग्रेज जो थे ना वो एकदम से डर गए, उनको डर लगना स्टार्ट हो गया कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। ये क्या चीज हो गई कि जिसकी वजह से कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग भी यूनाइट हो रहे हैं, एंड मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट में भी क्या है, सुलह होनी स्टार्ट हो गई है, राइट। सो कॉन्सिक्वेंटली एनी बेसन, बीपी वादिया एंड जॉर्ज अलोंडेल, ये जो एनी बेसन की लीग के फोरफ्रंट पे थे, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। इन जून 1917 दे आर अरेस्टेड। अरेस्ट करके क्या होता है कि क्योंकि एनी बेसेंट महिला है, ठीक है, और वो भी गोरी महिला है, तो इसलिए क्या हो गया कि लोगों में ये एक विचार आ गया कि अंग्रेज इतने गिरे हुए लोग हैं कि महिला तक का लिहाज नहीं किया, और वो महिला यूरोपियन ओरिजिन की है, ठीक है। यूरोपियन होने के बावजूद भी उस महिला का कुछ लिहाज नहीं किया गया और उनको उठा के जेल में डाल दिया, राइट। और कुछ खास गुनाह भी नहीं था, राइट। ऐसा भी नहीं कि उन्होंने कहीं पे बॉम्ब फेंका हो या कुछ किया हो, राइट। तो एनी बेसेंट को कस्टडी में जब लिया, बहुत बड़ा नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुआ। यहाँ पर सर सुब्रमण्य अय्यर, इनके पास नाइटहुड था। अंग्रेजी सरकार कुछ स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए कुछ लोगों को नाइटहुड दिया करती थी टू ऑनर देम, ठीक है। तो ये नाइटहुड इन्होंने रिनाउंस कर दिया और पब्लिक का बहुत सिवियर रिएक्शन आया, जिसके बाद इवन जो गवर्नर जनरल थे कैंसफोर्ड साहब, उन्होंने भी ये रिमार्क देने की कोशिश की कि हम इट इज लाइक कटिंग शिवाज वाइफ इनटू पीसेस, के एक वाइफ को कट करें तो और उसमें से दूसरी निकल आती है, ठीक है। अब जितना हिंदू कल्चर या इंडियन कल्चर उनके समझ में आता था, उन्होंने उस हिसाब से टिप्पणी की, ठीक है, कि हम प्रोटेस्ट को दबाने के लिए हमने एनी बेसेंट, बीपी वादे, जॉर्ज अरुंडेल को अरेस्ट किया। हमें लगा मूवमेंट स्लो हो जाएगी, बट उसका असर ये हुआ कि मूवमेंट और ज्यादा भड़क गई, जिसकी वजह से एनी बेसेंट को सितंबर 1917 में रिलीज कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद सरकार को क्लियरली नजर आ रहा है कि कांग्रेस भी यूनाइट हो चुकी है, मुस्लिम लीग कांग्रेस कोऑपरेट कर रहे हैं, तो अब कंसेशन देने के अलावा हमारे पास कुछ चारा नहीं है। तो प्रोटेस्ट को शांत करने के लिए अगेन कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी इन्होंने फॉलो की। कैरेट में ये क्या करेंगे कि मॉडरेट्स को रिझाने के लिए कुछ कंसेशंस दे देंगे, जिसमें कुछ मॉडरेट्स क्या करेंगे, कहेंगे कि यार चलो एक बार ट्राई तो करके देखते हैं, चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, ठीक है, ट्राई तो करके देखते हैं, राइट। एंड एक्सट्रीमिस्ट को उसके बाद क्या है, आइसोलेट करके इनको दबा देंगे, ठीक है। और वर्ल्ड वॉर के टाइम पर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों ने काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट लॉज भी पास किए थे, ठीक है। उनमें से एक लॉ ऐसा था कि जिसमें शक के बुनियाद पर आप किसी को भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर ट्रायल भी हो सकता है एक सीक्रेट लोकेशन पर, और उस ट्रायल के दौरान जो एक्यूज्ड है उसको वकील रखने की भी परमिशन नहीं है। वॉर के टाइम पे इट वाज अ टेम्पररी प्रोविजन, लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि इसको परमानेंट प्रोविजन बनाना है, इसी वजह से ये आगे जाके क्या बन जाता है, राउलेट एक्ट, ठीक है। तो ये अंग्रेजों का प्लान था।
तो इसमें स्टेप 1 है मॉडरेट्स को अपनी तरफ खींचना। तो मॉन्टेग, एडविन मॉन्टेग, ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ब्रिटिश इंडिया के, इन्होंने हमारे लीडर्स को थोड़ा खुश करने के लिए, राइट, 20 अगस्त 1917 को एक स्टेटमेंट जारी की इन हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। और वहां पर इन्होंने कहा कि इंडियंस की पार्टिसिपेशन को ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में वो लगातार बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस सेटअप करना और धीरे धीरे भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को सेटअप करना, और इसमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होने के साथ साथ भारत ब्रिटिश एम्पायर का भी इंटीग्रल हिस्सा रहेगा। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं कि हम बहुत ही जिम्मेदारी से सरकार चला रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि जो सरकार है इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। जैसे आज की डेट में लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है हमारी सरकार। अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाती है तो प्राइम मिनिस्टर को अपनी पद से इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। तो ये यही कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनेगी, राइट, जिसमें लेजिस्लेचर अगर उसको भरोसा नहीं है सरकार पे तो सरकार चेंज हो जाएगी। तो इन्होंने कहा कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इस स्टेटमेंट के बाद काफी सारे मॉडरेट्स, उनको थोड़ा उम्मीद पैदा होनी स्टार्ट हो गई, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट ने उनकी आंखें खोलने के लिए कुछ लिमिटेशंस इसकी दिखाई। कहा कि इसको इंप्लीमेंट कब करोगे? आपने सिर्फ ये कहा कि हमारा ऑब्जेक्टिव है टू ग्रेजुअली इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस in British every branch of administration in British India and gradually enhance self-governing institutions. Gradually responsible government भी लानी है। कब 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 इसका कोई क्लियर आंसर नहीं था। और दूसरा, इंडियंस के लिए आप ये सब इतना दया दिल दिखा रहे हो तो हमसे एक बार बात तो कर लो। हमारी लिए आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, बिना हमसे बात किए कैसे आप डिसीजन ले सकते हैं? ठीक है, तो बिना हमसे बात किए हाउ कैन यू टेक दिस डिसीजन, राइट? सो इसको लेकर भी अंग्रेजों के पास कोई जवाब नहीं था, ठीक है। तो ये सिचुएशन हुई, तो अगेन थोड़ा सा एक टसल, हल्का सा टसल बेसिकली यहां पर आ गया, राइट। बट स्टिल कांग्रेस स्प्लिट नहीं हुई, ठीक है। उसमें कुछ लीडर्स थे जो होपफुल थे कि लेट्स सी के कंसेशंस कैसे हैं, क्या होता है इनका, राइट। एंड मीनवाइल क्या होता है कि 11 नवंबर 1918 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद क्या है कि हमारे लीडर्स दे आर एक्सपेक्टिंग रिफॉर्म्स, और अंग्रेज जो हैं वो जो मूवमेंट हमारे यहाँ चल रही थी उसको कुचलने के लिए अब रेडी हैं। वो कह रहे थे कि ठीक है, वॉर से वेले हो गए, अब वॉर से फ्री हो गए, अब इनको जरा सीधा करते हैं, राइट। तो वही इन्होंने पहले कहा कि मॉन्टेग की जो स्टेटमेंट थी उसके बेसिस पे रिफॉर्म्स को पब्लिक किया गया कि हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, ये जो ग्रेजुअल करना है, धीरे धीरे करना है, हौले हौले करना है, ये करना क्या है। तो जुलाई 1918 में मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स अनाउंस कर दिए गए, ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये पास हो गए, राइट, और एक्ट बन गया ये 23 दिसंबर 1919 में, एंड दिस वाज कॉल्ड एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। कई लेवल्स पर इस पे चेंजेस आए थे। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देने की एक एलिमेंट इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। सेंट्रल लेजिस्लेचर में कुछ चेंज आया था ताकि इंडियंस को भी कानून बनाने के प्रोसेस में इंक्लूड किया जा सके, ठीक है। देयर वर सम अदर चेंजेस एज वेल, ठीक है, राइट। सो डायरकी क्या हुआ इसमें ना, डायरकी एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। इन्होंने कहा कि देखो हौले हौले हमने सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन बनाना है, तो एक काम करते हैं, प्रोविंसेस से स्टार्ट करते हैं। प्रोविंसेस में जितना लिमिटेड सफरेज है, सफरेज का मतलब जो इलेक्शन है वो उसमें 18 साल के ऊपर हर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। जितने लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो अपने प्रतिनिधियों को प्रोविंशियल काउंसिल्स में भेजते थे। अब इन काउंसिल के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चूज करेंगे जो कुछ पोर्टफोलियोज और कुछ मिनिस्ट्रीज को संभालेगा, राइट। और बाकी की जो रिमेनिंग मिनिस्ट्रीज हैं वो गवर्नर देखेगा थ्रू हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स बैठते थे। अगर गवर्नर जनरल चाहे तो ये रिजर्व सब्जेक्ट्स में इंटरफेयर कर सकता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चाहे वो भी कर सकता है, और अगर गवर्नर को ऐसा लगता है कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है, यानी कि जैसे एग्जांपल है कि जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स थे उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गई, उस केस में इन मिनिस्ट्रीज के जो पोर्टफोलियोज हैं उसको भी गवर्नर ही संभालेगा, राइट। या फिर किसी और रीजन से कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो गई तब भी गवर्नर पूरी स्टेट के ऊपर, पूरे प्रोविंस के ऊपर, पूरी प्रेसिडेंसी के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लेगा, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बड़ी ही चालाकी से जो थोड़े कम पावरफुल पोर्टफोलियोज थे जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नेंस, ठीक है, ये दे दिए हमारे इंडियन मिनिस्टर्स को, राइट।
और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर जिसमें पुलिस आता है, फाइनेंस, इनमें से आपने ट्रांसफर सब्जेक्ट में कुछ भी करवाना है तो फाइनेंस तो चाहिए ना, पैसा कहां से आएगा, वो पैसा इनके कंट्रोल में था, राइट। तो इस प्रकार से इन्होंने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, इस सिस्टम को कहा जाता है डायआर्की सिस्टम, ठीक है। दिस सिस्टम वाज कॉल्ड एज डायआर्की सिस्टम, ठीक है। इसमें एक्साइज की पावर नो डाउट दी गई थी ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में इंडियंस को, बट उससे जनरेट होने वाला पैसा वाज वेरी कम, ठीक है। और अपने कुछ भी इन्होंने एजुकेशन, हेल्थ या कुछ भी काम करना है उसमें इनको चाहिए भी पैसा, ये बात है सीधी सी, ठीक है। सो जाहिर सी बात है कि ये सिस्टम जो था डायआर्की, ये फेलियर था पूरी तरह से। और इसको साइमन कमीशन, देखो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था ना, तो इसमें यह भी प्रोविजन दी गई थी कि इस सिस्टम को हम 10 साल का ट्रायल देंगे। 10 साल के बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन बैठेगा, यानी कि पार्लियामेंट द्वारा एम्पैनल्ड कमीशन इस एक्ट की प्रोविजंस को एनालाइज करेगा और फिर बताएगा कि ये सिस्टम किस हद तक अच्छा काम किया। तो इसलिए आगे जाके साइमन कमीशन भी बनता है। साइमन कमीशन ने खुद अपनी रिपोर्ट में कहा कि बेकार सिस्टम है एकदम, राइट। तो उसके बाद डायआर्की को प्रोविंसेस से हटाया गया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1935, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी ये सारी चीजें डिस्कस हुई थी, राइट। सो यहां तक ये क्लियर है, डायआर्की समझ में आ गया सभी को, एवरीवन? एनी प्रॉब्लम इन डायआर्की? कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड टू इंडियन, नहीं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पर भी ये टॉपिक्स आप पढ़ते हो, ठीक है। और एक मैंने आपको बताया है एक अलग चैप्टर होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स अंडर ब्रिटिश, ठीक है। तो उसमें चार्टर एक्ट, 1858 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909, 1919, 1935, उनको डिटेल में कवर करते हैं। बट जो फ्रीडम स्ट्रगल के कॉन्टेक्स्ट में जो बोन ऑफ कंटेंशंस बनेगी भारतीयों और अंग्रेजों के बीच, उसको यहां पर करना जरूरी है, ठीक है। अब और भी कई रिफॉर्म्स यहां पर इंट्रोड्यूस किए गए थे, जैसे कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थे उनको एक्सपैंड किया गया, यानी कि मेंबरशिप बढ़ा दी, और 70% मेंबर जो थे उनको अब इलेक्ट करके भेजा जाएगा। पहले क्या किया जाता था कि नॉमिनेट करते थे, तो अंग्रेज खुद ही अपने पसंदीदा फेवरेट लोग जो थे उनको बिठा देते थे, बट अब 70% लोग जो हैं दे विल बी इलेक्टेड, राइट। कम्युनल और क्लास इलेक्टोरेट्स को कंसोलिडेट किया गया। 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस हुए थे। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब क्या है, ठीक है, देयर आर टू थिंग्स, रिजर्वेशन एंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स। रिजर्वेशन में क्या है कि लेट्स से दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी और ये रेड डॉट्स जो हैं दीज आर पीपल। अब यहां पर रिजर्वेशन में क्या होता है कि 2 कैंडिडेट्स कैन स्टैंड बिलोंगिंग टू लेट्स से कम्युनिटी ए, ठीक है। कम्युनिटी ए के लिए ये रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब रिजर्वेशन में कम्युनिटी, किसी और कम्युनिटी का कैंडिडेट यहां से खड़ा नहीं हो सकता, सिर्फ कम्युनिटी ए का कैंडिडेट खड़ा होगा, लेकिन उसको इलेक्ट सभी लोग करेंगे। सभी लोग जब इलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो इन कैंडिडेट्स को सभी की प्रॉब्लम्स का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर दूसरे कैंडिडेट ने किसी एक ग्रुप की प्रॉब्लम का ध्यान रखा और पहला कैंडिडेट उस ग्रुप के अगेंस्ट बात कर रहा है तो उसका वोट कट जाएगा, राइट। तो दिस इज रिजर्वेशन सिस्टम। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट में होता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसमें कम्युनिटी ए के ही लोग इस कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे, यानी कि कम्युनिटी बी जो है उनके लोग इन कैंडिडेट्स के लिए वोट कर ही नहीं सकते। तो इन कैंडिडेट्स को, आपको क्या लगता है फिर क्या होगा, ये कैंडिडेट्स कम्युनिटी ए के लोगों को खुश करने में ज्यादा काम करेंगे, एंड इंटरेस्ट ऑफ अदर्स मे बी निग्लेक्टेड। एंड इससे क्या होगा, कम्युनिटी ए और बी में जो माइनर डिफरेंसेस थे वो इस सिस्टम की वजह से और डीप हो जाते हैं। और लखनऊ पैक्ट के बाद जब अंग्रेजों ने देखा कि यार ये तो यूनिटी हो रही है भारत में, तो लाइट आ गई। विल कंटिन्यू विद द सेशन, ठीक है। द पावर इज बैक एंड आई होप इट डज नॉट गो बैक अगेन। यस, ठीक है, चलो जी, बच गए, राइट। तो क्लास एंड कम्युनल इलेक्टोरेट्स जो हैं ये चीज चल रही है, ठीक है। 6 के लिए ये कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट्स पंजाब रीजन में इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, राइट। एंड विमेन दे वर गिवन राइट टू वोट फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पर, ठीक है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो हैं उनकी कुछ पावर्स को भी एनहांस किया गया था, ठीक है। जैसे दे कुड इनिशिएट लेजिस्लेशंस, ठीक है, बट इसके लिए गवर्नर का असेंट रिक्वायर्ड था। लेजिस्लेशन को इनिशिएट करने का मतलब है कि पहले क्या होता था कि अंग्रेज ही डिसाइड करते थे कि कौन सा कानून लाना है, कौन सा वापस लेना है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं दे कैन डिसाइड कि
अगर हमें ये प्रॉब्लम है, इसके लिए कानून एक लाने की जरूरत है या इस कानून को बदलने की जरूरत है, तो वो लेजिस्लेशन को इनिशिएट कर सकते हैं। पहले क्या था कि गवर्नर जनरल करता था या गवर्नर करता था प्रोविंसेस में, ठीक है। लेकिन इनको इनिशिएट करने के बाद वो मान लो पारित हो भी गया, गवर्नर जब तक उस पर मोहर नहीं लगाएगा तब तक वो कानून नहीं बनेगा, ठीक है। तो काफी हद तक पावर अभी भी गवर्नर के हाथ में है। गवर्नर किसी बिल को वीटो भी कर सकता था, मान लो पारित हो गया बिल लेकिन उसको पसंद नहीं है, वीटो कर दिया, ठीक है। ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। ऑर्डिनेंस का मतलब कि जब प्रोविंशियल काउंसिल सेशन में नहीं है तो गवर्नेंस अपने हिसाब से कानून बनाकर उसको लागू करवा सकता है, ठीक है। एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हैं, अगर वो प्रोविंस के बजट से संतुष्ट नहीं है वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर उसको रिस्टोर कर सकता है। आज की डेट में अगर बजट रिजेक्ट हो जाता है ना, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन वाली सिचुएशन पैदा हो जाती है। लेकिन यहां पर क्या था कि अगर बजट रिजेक्ट कर भी दिया, गवर्नर रिस्टोर कर सकता है अगर उसकी जरूरत है, ठीक है। और लेजिस्लेटर जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उनको काउंसिल के अंदर बोलने की आजादी थी, ठीक है। तो काउंसिल के अंदर जो वो बात बोलते हैं उसको लेकर उनके ऊपर जैसे सेडिशन चार्जेस और उस बात को लेकर उनको अरेस्ट नहीं किया जाता था, ठीक है। तो काउंसिल में ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो सम एक्सटेंट यहाँ पे क्या है, टू अ ग्रेट एक्सटेंट यहाँ पर कुछ कंसेशंस दिए गए हैं, राइट, जो इंडियंस चाहते हैं, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स हैं, ठीक है। सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने कुछ रिफॉर्म्स देखे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। यहाँ पे सबसे बड़ा जो पॉइंट है टू बी नोटेड वो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का एलिमेंट सिर्फ प्रोविंसेस में आया था, ऑल इंडिया लेवल पर नहीं आया था। गवर्नर जनरल अभी भी चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी था एट सेंटर, राइट। और यहां पर इन्होंने क्या किया, सेंट्रल और प्रोविंशियल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स बना दी, ठीक है। तो जो प्रोविंशियल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट थी, इट वाज डेलीगेटेड टू गवर्नर एंड विद इन दैट प्रोविंशियल लिस्ट रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स मौजूद थे। ट्रांसफर्ड में पॉपुलरली इलेक्टेड मिनिस्टर्स, रिजर्व्ड में गवर्नर लेजिस्लेट करता था। वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कहा गया कि 8 मेंबर होंगे और इनमें से 3 दे वर सपोज टू बी इंडियंस। और गवर्नर जनरल जो है, इट विल रिटेन फुल कंट्रोल ओवर रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स इन प्रोविंसेस। मतलब गवर्नर से भी अगर नहीं मतलब ये जो चाहे कर सकता है रिजर्व सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। ऑल्सो ही कुड रिस्टोर कट इन ग्रांट्स। कट इन ग्रांट्स का क्या मतलब होता है पता है कि ये आपका भी बेसिक है, पॉलिटी में आप ये सारे टूल्स पढ़ोगे पार्लियामेंट्री कंट्रोल के, ठीक है। कट इन ग्रांट्स का मतलब होता है कि जब बजट पास होता है तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज को अपने लिए पैसा, ठीक है, लेना होता है, वो अपनी रिपोर्ट सरकार को दे देते हैं, अकॉर्डिंगली फाइनेंस मिनिस्टर ग्रांट्स देती है इन डिपार्टमेंट्स को, ठीक है। तो उसमें हो सकता है कि लेजिस्लेचर को अगर ऐसा लगे कि ये डिपार्टमेंट इतना पैसा डिजर्व नहीं करता तो वो कट, ठीक है, उसमें कट की रेजोल्यूशन, कट मोशन पास करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी डिपार्टमेंट को पैसा गया और हमारे सेंट्रल लेजिस्लेचर में लीडर्स ने कहा कि नहीं ये पैसा नहीं जाना चाहिए, गवर्नर जनरल उसको रिस्टोर कर सकता है, ठीक है। बिल्स को, रिजेक्टेड बिल्स को सर्टिफाई, he could certify bills rejected by central legislature। सेंट्रल लेजिस्लेचर में मान लो कोई बिल जो है वो डिफीट हो गया, लेकिन गवर्नर जनरल ने उस पर फिर भी मोहर लगा दी तो वो कानून बन जाएगा और ऑर्डिनेंस भी इशू किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आई होप आप सभी को ये पता लग रहा है कि पूरी की पूरी पावर किसके पास है, पूरी की पूरी पावर कहां पर है, किसके पास है पूरी पावर, गवर्नर जनरल के पास, ठीक है। गवर्नर जनरल हैज द एंटायर पावर, राइट। अब यार इसमें एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ना अब से ब्रिटिश एक्सचेकर पे करेगा। पहले उसको इंडियन टैक्सेस से पे किया जाता था। हमारे लीडर्स ने कहा कि क्या मूर्खता है ये कि आपका ये बंदा ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर है, लंदन में बैठता है, तो इसको पैसे हम क्यों दे रहे हैं। तो अंग्रेजों ने इस चीज को भी एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। और सेंटर में ना बाई कैमरल लेजिस्लेचर बन गया था। देयर वाज लोअर हाउस एंड अपर हाउस, काइंड ऑफ जैसे आज है लोकसभा राज्यसभा, लेकिन उसकी प्रोविजन काफी अलग थी। इसमें कुछ ऐसे समझने वाला नहीं है, इसको सिर्फ रीड कर लेना, दैट इज ऑल अबाउट इट, ठीक है। सिर्फ इसको रीड करना है, ठीक है। अब जब ये एक्ट आया तो हमने एक बॉम्बे में स्पेशल सेशन रखवाया, ठीक है। दिस वाज नॉट अ रेगुलर रूटीन सेशन, वो दिसंबर में होते थे। ये स्पेशल सेशन था इन 1918 एट बॉम्बे। इट वाज प्रिजाइडेड बाय हसन इमाम, ठीक है। और इसमें इस रिफॉर्म्स को डिसअपॉइंटिंग और अनसेटिस्फैक्टरी बताया गया, बट इवन देन देयर वर मेनी मॉडरेट लीडर्स हु वर रेडी टू गिव अ ट्राई टू दिस पर्टिकुलर रिफॉर्म्स, ठीक है। बट वो अलग बात है कि अभी थोड़ी देर में नॉन कॉपरेशन स्टार्ट हो जाएगी तो उन लीडर्स को मौका नहीं मिलेगा, फिर वो 1922 में जाकर इसको एक ट्रायल देते हैं, ठीक है। तो यहां पर बाल गंगाधर तिलक की स्टेटमेंट थी कि दिस इज वेरी अनवर्दी एंड डिसअपॉइंटिंग, अ सनलेस डॉन,
ठीक है, ये एक्ट जो है ये बिना सूर्य के सूर्योदय है, राइट। एनी बेसेंट का कहना था दैट इट इज अनवर्दी ऑफ इंग्लैंड टू ऑफर एंड इंडिया टू एक्सेप्ट, ठीक है। तो यहां पर ये खुश नहीं थे, बट इवन देन होम रूल लीग धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसमें सितंबर 1918 तक जो तिलक जी हैं वो इंग्लैंड चले जाते हैं। वहां पर सर इग्नेटियस वैलेंटाइन चिरोल, जिन्होंने इन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा होता है, तो उनको खिलाफ ये केस करके इंग्लैंड जाते हैं उस केस को फाइट करने, ठीक है। और एनी बेसेंट जो है शी वाज नॉट केपेबल इनफ, ठीक है, इन कंपैरिजन टू बाल गंगाधर तिलक, राइट। तो लोगों को लीड नहीं कर पाई, तो धीरे धीरे 1918 के एंड आते आते इट फिजल्ड आउट, ठीक है। दिस पर्टिकुलर होम रूल मूवमेंट इट फिजल्ड आउट, ठीक है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, देखो उसको जो रॉयल असेंट मिला वो फोर्स में आया 23 दिसंबर 1919 को, लेकिन मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स आ गए जुलाई 1918 में, इसलिए यहां पर ऑलरेडी पता लग गया था कि क्या किस तरह का कानून आने वाला है, तो अगस्त 1918 में उसी को क्रिटिसाइज किया गया था, ठीक है। एंड 1918 के एंड तक थिंग्स गॉट आउट ऑफ हैंड, ठीक है, होम रूल नहीं सस्टेन कर पाई, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं दोस्तों, आज इतना ही करते हैं, रिमेनिंग टॉपिक्स वी विल कवर टुमारो, ठीक है। तो कल बहुत ब्रीफ में ही आपको ओवरव्यू और आउटलाइन दी जाएगी फ्रीडम स्ट्रगल की, ठीक है। डिटेल्स आपको पता ही है कि एक दिन में या 9 डेज में तो फ्रीडम स्ट्रगल ऐसे होगा नहीं, तो हम डिटेल में ऑब्वियसली फाउंडेशन कोर्स में करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो व्हाट थिंग हैपेंड एंड व्हाट लेड टू व्हाट, ये चीजें हम करते रहेंगे, ठीक है। गवर्नर जनरल की कोई लिमिटेशन नहीं है, नहीं है। गवर्नर जनरल के पास इतनी पावर है तो फिर लेजिस्लेचर का काम ही नहीं बचा, एग्जैक्टली दैट इज व्हाई इट वाज कॉल्ड सनलेस डॉन, ठीक है। सनलेस डॉन इसलिए कहा जाता था, ठीक है। अवध वाज एनेक्स्ड अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और नॉट, अवध अवध डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यार देखो ओल्ड एनसीईआरटी अगर आप देखोगे ना, ओल्ड एनसीईआरटी में ना क्लियरली ये लाइन दी हुई है कि इट वाज नॉट एनेक्स्ड अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इट वाज ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो उस लिहाज से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में हम उसको फिर नहीं मानते, ठीक है, मैल एडमिनिस्ट्रेशन में मानते हैं, ठीक है। कुशाल, ये क्वेश्चन जो आपने पूछा है इट इज अ वेरी कॉमन डाउट, ठीक है, मुझे भी डाउट रहता है ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन, ठीक है। बट रिसर्च करने पे ओल्ड एनसीईआरटी विच इज एन ऑफिशियल सोर्स एज वेल, सरकारी किताबें होती थी, तो वहां पर प्रॉपर एक सेंटेंस है कि अवध was annexed on pretext of maladministration and not doctrinal lapse, बहुत क्लियर है, ठीक है। करेंगे यार एनेक्सेशन ऑफ सिंध अवध पंजाब, ब्रिटिश एनेक्सेशन तो किया ही नहीं, ठीक है, वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे ना, तो वहां पर टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूरी की पूरी कहानी है अवध की सिग्निफिकेंस, ठीक है, उसके बाद डलहौजी की साजिश और किस तरीके से अवध की सिचुएशन को जानबूझकर डिटीरियोरेट होने दिया गया बाय द ब्रिटिश, ताकि प्रिटेक्स्ट बनाकर फिर दिखाया जाए कि इसको एनेक्स करना ही सही रहेगा, ठीक है। एनी बेसेंट इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एट कलकत्ता सेशन ऑफ 1917, बिल्कुल वैष्णवी, बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो एनी बेसेंट की कॉन्ट्रीब्यूशंस के चलते कांग्रेस ने कहा कि आपने लखनऊ पैक्ट हमारा करवाया, तो उनको ऑनर करने के लिए 1917 में उन्हें कांग्रेस सेशन का प्रेसिडेंट बनवा दिया गया, वो सेशन में वो टेबल में मैंने बता रखा है। लेक्चर जल्दी अपलोड करने के लिए बोल दीजिए प्लीज। मधुर, मैं तो बोल दूं मेरी सुनता कौन है, ठीक है। वॉशरमैन का डॉग होता है ना, तो वैसी हालत हो जाती है कई बार, मैनेजमेंट के लिए हम लोग कुछ भी नहीं है, राइट। एंड आपको हम पढ़ाते हैं अपनी तरफ से, वी ट्राई टू डू आवर बेस्ट, बट पूरी सिस्टमिक फॉल्ट अगर होता है तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो आपसे भी हमें गालियां सुनने को मिलती हैं कई बार, उधर से भी सुनने को मिलती हैं, ठीक है। तो हाँ मनीष, जो आपने कहा मैं वही हूं, ठीक है। बट अगेन इसमें वही, ये पीडीएफ आपके पास ऑलरेडी है, आप इसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। लेक्चर आई होप आप पीडीएफ को कह रहे हो एंड यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट वीडियो, क्योंकि वीडियो को तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता,
ठीक है यार। अब रोहन सर से मैं पूछूंगा कि हाउ डज ही डू इट, बट देखो मेरे पास वो पावर है ही नहीं इधर। मेरा जो पोर्टल है इट इज लिटिल डिफरेंट, सो आई डू नॉट हैव द पावर टू अटैच द डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो हाँ कल लास्ट क्लास है, अब जितना होगा होगा, उसके बाद फाउंडेशन में हम कवर करेंगे। ठीक है जी, कुछ और पूछना चाहते हो? किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई गिला शिकवा? सर इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट? मुझे समझ नहीं आया, डिफरेंस ऑफ दिस विद व्हाट? इन हिस्ट्री एंड पॉलिटी? ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम चीजें हैं, लगभग सेम चीजें हम पढ़ते हैं। इसमें बस क्या होता है कि हमें पता लग जाता है कि अ, उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पता लग जाता है कि ये मूवमेंट हुई, उसमें फिर अंग्रेजों ने ये कंसेशंस दिए, हम कंसेशन से सेटिस्फाइड नहीं थे, फिर हमने अगली मूवमेंट की। ठीक है, फिर उसमें फिर कंसेशन दिए, फिर उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, फिर अगली मूवमेंट आई। ठीक है, तो इस तरह से चलता है, राइट। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मैक्सिमम चीजें सेम ही है। आज नहीं यार, आज क्वेश्चंस नहीं है। हाँ, आज अब टाइम ही कहाँ है, आज क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, तो दैट्स ऑल गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड टेक केयर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।